बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये तलकीन करते हैं कि आपने अपने दिन का आगाज़ एक मोटिवेशन के साथ और एक प्लान्ड वे में करना है। एक रात पहले तमाम चीज़ें तैयार कर लेनी है, अपने गोल्स मुख्तस कर लेने हैं कि मैंने आज अपने दिन में ये टास्क परफॉर्म करने हैं, ये गोल्स अचीव करने हैं, और फिर उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाना है और इंशाल्लाह आपने अपने लाइफ के लिए जो आपके बड़े गोल्स हैं उसको भी आप अचीव कर लेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ज़रा तारीख़ पर बात करनी है। हम जो कौमें अपनी तारीख़ भूल जाती हैं ना, जो अपना माजी भूल जाती हैं, वो फिर अपना रास्ता भी भटक जाती हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ तो हम लोगों की वन ऑफ द ओल्डेस्ट तारीख़ है। मुल्तान शहर के बारे में आज हमने बात करनी है। मुल्तान शहर के बारे में नाज़रीन, 4 चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा मुल्तान की मशहूर हैं। 4 चीज़ तोहफ़ा है मुल्तान, गर्द गर्मा गदा गोरिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन पुरानी कहानियों की जो दरवाज़ों में दफन है, अंदरून शहर में दफन है। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इस शहर की अहमियत क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसकी हेरिटेज के लिए किया क्या जा रहा है, हुकूमत क्या इकदाम उठाने जा रही है। तो तफसीलन आज मुल्तान की तारीख पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मजीद साहब, जो कि बड़े मारूफ हिस्टोरियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं राना सलमान ज़मीर साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और इसी के साथ साथ एंकर पर्सन के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे ज़रा आज गुफ्तगू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अभी आपने देखा कि बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान की काविशें रंग ले आईं कि अब हम अमन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में एक जंग चल रही थी और 2 हफ्ते का अब सीज़ फायर जो है वो हो गया है। आपनाए हुर्मुज़ खुल गई है। तेल की जो प्राइसेस आसमान से बातें कर रही थी, एक फ्यूल क्राइसिस था पूरी दुनिया में, वो कीमतें जो हैं वो अब थोड़ी सी ज़मीन पर आएंगी और उम्मीद करते हैं कि उसका असर जो है वो मस्बत पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो इस बात तफसील गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सलमान ज़मीर साहब, क्या हाल चाल हैं जी आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह तहामा, मैं ठीक हूँ, मगर सबसे बड़ी खुशी की खबर तो ये है कि आपने हुर्मुज़ जो है वो खुल गया है, और उससे बड़ी खबर ये है कि अमन जो है वो 2 हफ्तों के लिए आ गया है। मगर ये अमन जो है तहामा, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में आया, जबकि और दूसरे खरीदी ममालिक की अगर बात की जाए, जो कि जाहिर सी बात है कि ये बड़ी जंग थी और ईरान जो है वो कैपेबल था मिसाइल्स के लिए और उसने अच्छा खासा जो है रिटेलिएट किया, तो हमारी नज़रों में वो ही था। मगर उसके अलावा भी खलीजी ममालिक में और भी ममालिक में जंगें जो है वो चल रही हैं। इसराइल अभी भी अगर आप देखें तो लबनान के अंदर उसने अटैक्स वो कर रहा है, फिर ढके छुपे कहीं ना कहीं वो गजा के अंदर भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। ढके छुपे नहीं, सबके सामने ही वो नजर नहीं आ रहा ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि उससे बड़ी खबर ये हो रही थी कि यहाँ से मिसाइल जो थे वो फायर हो रहे थे, पूरे खलीजी ममालिक पर फायर हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इसका सबसे बड़ा सेहरा जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को जाता है। और वाकई ये उन लोगों के लिए भी शटअप कॉल है कि जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इज़ नॉट केपेबल, हमसाया ममालिक को ही ले लें, वो उस वहाँ पर तो सब मातम है इस वक्त वाकई कि ये हुआ क्या है। और पाकिस्तान की आर्मी एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान का ग्राफ अगर देखा जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत पीक पकड़ चुका है। अभी रिसेंटली ही मैं एक रील्स देख रहा था इंडिया की, तो वहाँ पर गुजरात के अंदर एक बच्चे से सवाल हुआ कि डू यू नो हु इज़ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चे ने बरमला कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो जब उससे पूछा गया हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही सेड आई डोंट नो। यानी कि इसी से पता चलता है कि हमारे आर्मी चीफ साहब एक वाकई बहुत बड़ा स्टैंड लिया उन्होंने। अब जो हमारी इंतज़ामिया है, हुकूमत है, आर्मी की बात करें, जो सिविल गवर्नमेंट है उसकी, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं। अमन के लिए हम लोग हमेशा काम कर रहे थे और ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन के लिए लीड कर रहा है। जैसे आपने भारत की बात की, उसमें भी यही बात हो रही थी कि यार हम कहाँ पर हैं और पाकिस्तान जो है वो सेंटर स्टेज में है पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़रा आगे बताइएगा, जैसे हार्वेस्टिंग का सीज़न था, हमारे पास एक फ्यूल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बना हुआ था, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं उसी तरफ ही आ रहा था
कि पाकिस्तान ने जो ये इकदाम किया, और अब ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में अगले चंद रोज़ के अंदर जो है आपको इस पर पेशरफ भी नज़र आएगी। मगर इसमें एक चीज़ है कि तहमा अगर आप ये सोचते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने से पेट्रोल प्राइसेस फौरी तौर पर कम हो जाएंगी, ये सही बात नहीं है। कि क्योंकि वो इसलिए कि देखें खलीजी ममालिक में इतनी बमबारी हुई है कि जो ऑयल तनसीबात जहाँ से ऑयल निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर जो है वो नुकसानात बहुत ज़्यादा हुआ, और उन जाहिर सी बात है जो जो जगह पर नुकसान हुआ उस जगह को बंद किया हुआ। अब उसको बिल्ड करने में भी टाइम चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 1 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर जो है उसे खड़ा कर देंगे। वो एक बहुत बड़ी जगह होती है और बहुत बड़ा एम्पायर होता है, और मिसाइल अगर उस पर गिरते हैं तो मिसाइल कोई एक सराउंडेड एरियाज को टारगेट नहीं करता, उसके साथ साथ बिल्डिंग्स भी मसमार होती हैं। जाहिर सी बात है ऑपरेशनल सिस्टम जो है उसे बहाल होने में टाइम लगेगा। तो अगर हम पाकिस्तानी अगर ये सोचते हैं कि जी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने से पेट्रोलियम प्राइसेस फौरी तौर पर नीचे आ जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है। इसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर सबसे पहली बात यह है कि ये टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है, मगर अमन कायम रहे। कायम रहे, क्योंकि 2 हफ्ते का जो पीस प्लान है उसके दौरान जो है वो कोई भी ऐसी हरकत ना हो जाए कि उस अमन को जो है वो सबोदाश किया जा सके। इरफान मजीद साहब, आपकी तरफ आते हैं, थोड़ी सी मुल्तान की हिस्ट्री के ऊपर जो आज हमने बात करनी है उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्तान कितना पुराना शहर है, इसको दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी कहा जाता है, इसके बारे में बताइएगा कि तारीख कितनी पुरानी है मुल्तान की? मुल्तान की जो हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं और के हवाले से हम इसकी बात करते हैं, तो जब हम शुरू के जो हमें इसकी हिस्ट्री है, इस हवाले से जो है वो कोई 5000 से भी ज़्यादा पुरानी इसकी हिस्ट्री बताई जाती है। सही। और जब सिकंदर आज़म यहाँ पे आया 326 कबल मसीह में, तो ये शहर तब भी आबाद था। उससे पहले हम जाते हैं तो जो हिंदुओं की किताबें हैं उसके अंदर भी जिक्र मिलता है कि ये शहर जो है ये आबाद था, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है सूरजकंद जी, उसकी जो तारीख है वो कोई 4 से 5000 साल पुरानी है। तो वो क्योंकि ये सूरज मौजूद है, इसकी जो उनकी किताबें उसमें भी जिक्र है, और इसको जो है हमने मौरखीन ने उसको भी इसका जो है जिक्र कर रखा है। इससे मालूम होता है कि ये शहर कितना पुराना है। और इसमें एक बात मैं मज़ीद जो है वो इजाफा करना चाहूँगा कि 1853 में जो ब्रिटिश के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे सर अलेक्जेंडर, उन्होंने यहाँ पे किले के अंदर जो है वो खुदाई की थी, यहाँ से जो बकियात निकली थी, तो उस चीज़ से जो है अंदाज़ा लगाया गया कि ये कितना साल जो है ये पुराना शहर है। तो उस वक़्त जो है मंजर दरोबे में भी जो है खुदाई हुई थी, तो इसकी भी खुदाई हुई थी, तो इनकी जो बकियात थी वो सेम एक दूसरे नज़र आती थी। तो इसी वजह से जो है इसी चीज़ में जो है बताया गया कि ये शहर कितना पुराना है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि जब आप किसी भी शहर की अगर हम तारीख़ पढ़ना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि यार ये कितना पुराना है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? जैसे अभी आपने रेफरेंसेस भी कुछ बताए कि इससे अंदाज़ा होता है कि ये बहुत पुराना शहर है, एक तो ताकि उन लोगों को भी ज़रा, जो शौकीन लोग हैं उनको भी ज़रा पता चले कि हमने पढ़ना कैसा है इस हिस्ट्री को। इसमें आप 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो उस शहर की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको आप देखेंगे, जब आप उसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की जो हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं। आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, आपको आर्कियोलॉजी भी देखनी पड़ेगी और कुतुब तारीख भी देखनी पड़ेगी। सही जी। अच्छा, मुल्तान की तारीख जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे अभी आपने बताया जैसे जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर काम किया बहुत ज़्यादा। फिर इस शहर को मदीनतुल औलिया क्यों कहा जाता है? अगर ये बहुत पुराना शहर है तो कब इस तारीख को ज़रा बताइएगा कि औलिया अल्लाह यहाँ पर कब आना शुरू? इसकी जो हमें जब इसका जो बुनियादी हम देखते हैं तो 12वीं सदी के अंदर सही जो है इस शहर को जो है सूफिया कराम ने अपना मरकज़ बनाया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब करोड़ से यहाँ आते हैं तो वो पहली खानगाह सिलसिला जो सफरदी है उनकी यहाँ जो है कायम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली से जो है वो अमीर खुसरो भी यहाँ आ रहे हैं, निज़ामुद्दीन औलिया भी यहाँ पे जो है वो ज़ेर तलीम में, हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर वो भी यहाँ आते हैं, सिलसिला सरवर्दी के जो बानी थे शहाबुद्दीन सरवर्दी वो भी यहाँ आते हैं। उसके अलावा इराक़ से फ़खरुद्दीन इराक़ी बहुत बड़े सूफी बुज़ुर्ग जो कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के यहाँ भी उन्होंने जो है सोबत इख्तियार की। उसके अलावा इब्न अरबी जो थे उनके जो खलीफा थे सदुद्दीन कूनवी, उनके यहाँ भी वो रहे, वो यहाँ आते हैं और वो यहाँ पे 17 साल अभी ज़िंदगी गुजारते हैं। सही। तो यही वजह है कि हम शहर के अंदर हर जो क्या कहते हैं हम मोहल्ला
गली कूचा, वहाँ आपको सूफिया कलाम पे जो मज़ारात हैं वो आम नज़र आते हैं। सही। अच्छा, और इसी के साथ अब ज़रा थोड़ा सा ना हम ये देखते हैं कि जो पहले जिसको हम एक्चुअल मुल्तान का सिटी कहते हैं अंदरून, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और फिर कब ये फैलना शुरू हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताते जाइएगा। और दरिया इसको कौन से लगता है, कहा जाता है कि पहले रावी और चनाब के दरमियान में ये शहर था, फिर बाद में अब अभी दूर होते गए, फिर शहर जैसे फैलता गया, तो उस बारे से थोड़ा सा बताइएगा। अंदरून शहर की थोड़ी सी अहमियत ज़रा बताइएगा, कितने दरवाजे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके 6 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं, तो इसके बारे में ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि कितने दरवाजे हैं, उनका नाम क्या क्या है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। जी जी, देखिए जब ये जो शहर है ये तो बहुत पहले का आबाद है, और क्योंकि ज़्यादातर शहर जो आबाद होते थे वो किसी दरिया के करीब आबाद होते हैं, ताकि वहाँ के पानी जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाए और वहाँ के जो है काश्तकारी की जा सके। तो हम जब इसको शुरू में देखते हैं तो सिकंदर आज़म के दौर के अंदर भी यहाँ से दरिया जो है वो गुजरता था, और ये शहर दो दरियाओं के, दरिया चनाब और रावी, उनके संगम में जो है ना कहते हैं जैसे जजीरा टाइप ये मौजूद था। और जब हम इस बात करते हैं कि दरवाजे और इसकी जो आबादी कब बढ़ी, देखिए कि ये शहर तो एक तो बहुत पुराना है, यहाँ पे कई हमलावरों ने जो है उस पर हमला किया, इसको मिटाने की बड़ी कोशिश की, मिटने वाले खुद मिट गए लेकिन ये शहर नहीं मिटा, और ये शहर कई दफ़ा जो है आबाद हुआ, कई दफ़ा जो शहर जो है तबाह हुआ। अब जो मौजूदा इस वक्त जो हमारे पास जो किला है, इसके जो मुस्तंद जो रवायतें हैं कि इसके कितने दरवाजे थे और इसके कितने जो है वो आबादी का बढ़ी, ये मुग़ल दौर के अंदर हम इसको जो है हम देखते हैं। इस वक्त जो हमें बस मुस्तंद रवायतें हैं दरवाज़ों की, दरवाजे तो उससे पहले भी थे, क्योंकि 1000 साल पहले भी यहाँ किला था। सिकंदर आज़म के दौर के अंदर भी एक कच्चा हम कह सकते हैं किला तो मौजूद था, लेकिन दरवाज़ा का नाम कौन सा था? ये जो दरवाजे और ये सारी, ये तो मुगल जब आए तो उन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया ना, उनका एक डिफेंसिव सिस्टम इस तरह का था कि वो हर जिस शहर में भी जाते थे वो उस तरह का किला बना लेते। तो उससे पहले भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि तब इस शहर के डिफेंस के लिए क्या किया जा रहा था और तब की क्या तारीख थी। ये हम खिलजी दौर के अंदर देखते हैं, या गज़नी दौर के अंदर देखते हैं, या मोहम्मद बिन कासिम दौर के अंदर देखते हैं, तब भी ये किला मौजूद था और इसकी सफील तब भी मौजूद थी। क्योंकि आपको पता है जब एक हुक्मरान होता है उसकी राय होती है, उसको उसके लिए बहुत अहम होती है, उसकी कोशिश होती है कि खाली मेरी फौज ना बचे, मेरी राय भी बचे। इसके लिए किले के साथ, दीवार के साथ वो अपनी जो उसके साथ शहर होता है अंदरून जिसे हम कहते हैं, वहाँ वो दीवार भी लगाते हैं और वहाँ पर दरवाजे भी जो हैं वो उनकी जो है उनको लगाया जाता है, ताकि आने वाला बाहर जो हमलावर है वो खाली हमारी फ़ौज को नहीं, हमारी आवाम को भी जो है ना उससे जो है डिफेंस किया जा सके। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं खिलजी दौर का मोहम्मद बिन कासिम भी जब सिंध से चलते हैं तो यहाँ मुल्तान तक भी आते हैं, तो कहा जाता है कि अपना ये जो हमारा किला है ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर में बनाया गया, इसको जो डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया, ये बात मुस्तनद है या नहीं? और फिर मुल्तान के ज़रा नाम के बारे में बताइएगा कि मुल्तान इसको कहा जाता था, इसकी भी ज़रा देखिए। जी जी, ये मोहम्मद बिन कासिम जब आता है तो ये उस वक्त भी किला ये मौजूद था, क्योंकि ये किला कोई 500 साल पुराना नहीं है, कोई 800 साल पुराना नहीं है, ये बहुत इसकी जो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका पहले सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। बिलाल है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी बिलाल भाई। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये मुल्तान का शहर कासिम बिला है, हमने ये सुना है कि ये मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। जी जी, इसके बारे में कोई मालूमात मिल जाएगी? क्या वाकई मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था या सिर्फ नाम ही है लोगों ने बनाया हुआ? जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल करने से पहले मैं यही सवाल जो है वो जनाब से कर चुका हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम भी तो मुल्तान तक आए थे, तो मुल्तान का किला जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने इस शहर को आबाद किया या उससे पहले मौजूद था? उनका भी यही सवाल है। जी, ये शहर, ये जो किला है उससे पहले आबाद था। अच्छा, मतलब इसका मतलब यहाँ पर पहले लोग रह रहे थे, पहले लोग यहाँ रह रहे तक थे। जी, पहुंचना। ये जो कासिम बिला की ये बात कर रहे हैं, ये तारीख़ के कुतुब में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन कोई मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं है कि वो जो है कासिम बिला में खड़े थे। उनके असल में जो लश्कर था वो कहते हैं कि जिस जो मौजूदा जो कस्बा है कासिम बिला, यहाँ पे उन्होंने कुछ वक्त के लिए वो ठहरे थे। यही वजह है कि इसी वजह से इसको जो है इस जो कस्बा है इसको कासिम बिला कहा जाता है। ठीक। अच्छा, और नाम के बारे में ज़रा बता दीजिएगा कि मुल्तान का, जैसे वो कुछ कहा जाता है कि सूरज की यहाँ पर प्रस्तिश की जाती थी, तो उसकी वजह से इसका नाम मुल्तान रखा गया। सूरज कुंड मंदिर की भी आपने बात की, तो नाम के बारे में ज़रा बताइए। नाम जब हम तारीख़ में देखते हैं, तारीख़ कुतुब में, तो सबसे पहला जो हमें इसका नाम जो मिलता है वो इसको डॉक्टर मुबारक अली ने भी जो है बयान किया है, वो कशफपुरा है। अच्छा, पहला नाम। उसके बाद जो है प्रहलाद पोल के नाम से भी है, मालिस्तान के नाम से भी है, मोलिस्तान के नाम से भी है। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने भी जो है ना इसके स्पेलिंग में एम के साथ 2 ओ लगाया, मतलब मोल्तान लिखा। उसके बाद ये जो है पाकिस्तान जब बना, जब मुल्तान हो गया, फिर मुल्तान हो गया। ठीक है, तो मुल्तान इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसका जो हम बुनियाद देखते हैं वो एक यहाँ पे रहने वाली कौम थी जो सिकंदर आज़म के जिसका क़यादत के दौर में थी, जिसको माली या मौलवी
कहा जाता था। तो उसकी नाम की वजह से जो है ना, जो निस्बत है इसको जो है ना वो मौली और फिर मौलिस्तान फिर मुल्तान जाना। अच्छा, सिकंदर आजम की फौज की वजह से इसका नाम फिर नहीं, यहाँ पे पहले उससे बाद ने सिकंदर आजम को जो है डिफाइंड किया था। अच्छा जी, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर इसका नाम मुल्तान पड़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब जरा दरवाज़ों के बारे में ज़रा बता दीजिए, क्योंकि जना किले पे तो हमने बात कर ली, उसके जो मुगल दौर में आके जो दरवाजे बनना शुरू हैं वो कितने हैं, उनकी क्या अहमियत है? जी, मुगल दौर के अंदर जो है ये कोई 15वीं सदी के अंदर जो है ये मुगल दौर के एक गवर्नर थे, शहजादा भी थे, उनका नाम था मेरे ख्याल में खुदा बख्श नहीं, सॉरी, चले, हाँ जी मैं नाम भूल गया। 15वीं सदी के अंदर इसको जो है ना उन्होंने दोबारा तमीर किया। किले के 4 दरवाजे थे और उसके साथ जो हमारा अभी शहर है उसके 6 दरवाजे थे। इन 4 दरवाज़ों का अगर मैं बात बताऊँ तो पहला दरवाज़ा जो है वो उसे जो इस वक्त मगरबी जानिब आप देखते हैं, जिसका हम बाबुल कासिम भी कहते हैं, उसका जो पहला नाम था वो था दही दरवाज़ा। दही मतलब इनका एक आदित्य सूरज इनका एक देवता हिंदुओं का, उसके नाम से ये मंसूब था। दूसरा दरवाज़ा जो है उसे हम रेडी दरवाज़ा कहते हैं। रेडी का मतलब इस तरीके का लफ्ज़ है रसेब का, जिसका मतलब है ढलवान के। आप जब कबूतर मंडी जाते हैं तो आप स्टेडियम से नीचे उतरते हैं, आपको एक बड़ी ही जो है ना ढलवान नजर आती है, तो वो वहाँ पे था। और एक और जो तीसरा दरवाज़ा है उसे सिक्की या सिक्की दरवाज़ा कहा जाता है, वो मशरक़ की जानब था, उसके रुख था। उसकी जो वजह तस्मीर नाम है उसको मैं बताता चलूँ कि इस तरफ एक रास्ता था जो कि दुनियापुर की जानब जाता था, वहाँ पे एक किला मौजूद था जिसे सिक्की किला कहा जाता था। इस दरवाज़े का नाम उससे मंसूब हुआ। और एक आखिरी जो किले का दरवाज़ा है वो है खिज़री दरवाज़ा। बाज़ रिवायतें ये हैं कि वो सैयद खिज़र खान जो 15वीं सदी के अंदर एक गवर्नर रहे हैं, उनके नाम से मंसूब है। और बाज़ रिवायत ये भी है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, क्योंकि इसका रुख दरिया की जानब था और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्शिद थे दरियाओं के, बाज़ कहते हैं उनकी से मंसूब है। ठीक है। अच्छा, ये जो फिर हमने ये जो नाम रखे हुए हैं, हरम गेट, लोहारी गेट, दिल्ली गेट, ये वाले फिर कौन से नाम हैं? ये असल में जो शहर के दरवाजे हैं, जो सफ़ीर उनके साथ जो उनके लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो बनाए गए थे, उनके नाम है। पहला जो दरवाज़ा है वो है बोहर गेट जी। इब्न बतूता जब यहाँ आता है, अपनी किताब में लिखता है, तो वो इसी दरवाजे से इस शहर के अंदर जो है दाखिल हुआ था। और बोहर गेट की जो नाम की वजह तस्मीर है, यहाँ पे पहले जो है वो बरगद के दरख्त, जिसे हम अपनी वसेब में बोहर दरख्त कहते हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। यही वजह है इसका नाम जो था वो बोहर गेट है। इसके अलावा एक और दरवाज़ा है हरम दरवाज़ा, जो इसमें मौजूद है। हरम दरवाज़े की जो वजह तस्मीर है वो हज़रत मूसा पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। जब उनको ऊँट शरीफ से यहाँ लाया, उनकी जो जस्त खाकी है, उनकी वफ़ात के 15 साल बाद यहाँ लाया गया, तो उनके साथ उनकी जो है बेगमात और औरतें भी थीं, क्योंकि हरम का जो मतलब है वो पाक का है। उनको इसी जगह पे ठहराया गया था, इसी वजह से इस शहर का नाम जो है वो हरम दरवाज़ा कहलाता है। इसके अलावा दूसरा दरवाज़ा है, उसका जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे यहाँ अपने सिखों पर हमला किया, तो इतना शदीद उन्होंने हमला किया था यहाँ पे कि यहाँ पे इस दरवाज़े क्या, किला क्या, यहाँ बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो गए थे। सही। पाक गेट जो है वो हज़रत मूसा पाक की वजह से मंसूब है। दूसरा दरवाज़ा दौलत गेट जो है वो कहते हैं कि अकबर के दौर के अंदर यहाँ पे जो है वो टकसाली कायम की गई थी, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, उससे भी मंसूब है। और एक और हज़रत दौलत शाह, उनके नाम से एक आखिरी दरवाज़ा है वो है दिल्ली गेट। अब दिल्ली गेट का जो है मैं बताता चलूँ कि दिल्ली गेट का, क्योंकि एक तो बहुत से इस पर ज़रा तफसीलन जो है वो मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग शहर की तारीख़ के ऊपर बात जो है वो कर रहे थे, मज़ीद भी उसी हवाले से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सलमान ज़मीर साहब से। ये जो हालिया हम लोगों को देख रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ है, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्यूल क्राइसिस पर सलमान साहब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहीं से मैं चाहूँगा ज़रा कंटिन्यू कर लेते हैं कि अब इसका कितने दिनों में हम ये तवक्को रख सकते हैं। आवाम जो आपको सुन रही है उनको तो यही नज़र आ रहा होगा ना कि हेडलाइंस लग गई, सीज़ फायर हो गया है। ये भी इंटरनेशनल प्राइसेस में भी हमें अभी जो तेल की कीमतें, वो ब्रेंट ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं, तो पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट कब तक पड़ेगा? देखिए जी, पाकिस्तान पर इम्पैक्ट जो है ना वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। कम से कम 3 से 4 महीने जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि 3 महीने तो गवर्नमेंट ने खुद कहा हुआ है कि जी हम 3 महीने के लिए जो पॉलिसी है अपनी तब्दील कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बैरोक्रेट्स के फ्यूल बंद कर दिए गए, फिर उसके बाद तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्री कर दी गई। तो ये चीज़ें उसी का ही एक हिस्सा है। मगर ये अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खलीजी ममालिक से अभी भी जो तेल की प्राइसेस हैं वो जाहिर सी बात है वो आलमी मंडी के अंदर हाई हैं।
और अचानक एकदम से वो लो नहीं होती। वहाँ से जब जो जहाज़ निकल रहे हैं या जो जहाज़ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी कॉस्ट ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी देर आप खड़ा रखते हैं किसी भी चीज़ को, जहाज़ हो या आपकी ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हो, अगर आप इन्हें भी रोक कर खड़ा करते हैं तो फिर उसके ऊपर कॉस्ट इफेक्ट उस गाड़ी पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो कॉस्ट इफेक्ट जो है वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला। दूसरी जानिब एक चीज़ ये बेहतर हो सकती है कि पाकिस्तान में मुतबादिल अगर ज़राए देखे जाएं कि हम अगर कहीं और से मंगवा लें, जैसे कि रशिया है या फिर अब ईरान, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा बॉर्डर उसके साथ लगता है, तो अगर हम बाय रोड अगर मंगवा लें उससे, क्योंकि अभी अमेरिका ने पाबंदियां तो हटाई हैं ना उसके, कि आप ईरान से भी खरीद सकते हैं, आप रशिया से भी खरीद सकते हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं तो फिर शायद अवाम को डायरेक्टली जो है वो जल्दी रिलीफ जो है वो मिल सकता है। रिफाइनरीज का मसला है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्तनक रिफाइनरीज नहीं है, तो वो बहरहाल एक दूसरा मसला है। मैं ज़रा राना साहब ये समझना चाह रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते का तो हो गया सीज़ फायर, इसको कि ये सीज़ फायर ही रहे, दोबारा जंग ना शुरू, उसके लिए क्या स्टिपुलेट किया गया, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो तय हुई हैं? देखिए जी, उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों फरीकीन का जो है वो मानना, देखिए लड़ाई है 2 बंदों में, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान पैगाम रसाई कर रहा था, आपने देखा होगा कि इधर से पैगाम रसाई भी हो रही थी, मगर दूसरी जानिब इनके बयानात भी चल रहे थे, बयानबाजी भी चल रही थी। ये एक वॉर स्ट्रेटजी होती है, मगर जो एग्रेसिवनेस ट्रंप ने दिखाई थी तो उसी का जवाब जो है वो ईरान भी दे रहा था, मगर दरमियान में सालिसी पॉलिसी पाकिस्तान अपनी किरदार जो है वो अपना अदा कर रहा था। अब देखना ये है कि ये दोनों अब दरमियान में कोई ऐसी जंग या कोई ऐसा मिसाइल हमले ना करने। देखें, इसमें अब कई ऐसे दुश्मन अनासर भी आएंगे जो पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो कोशिश ये करेंगे कि इनकी सालिसी पॉलिसी जो है वो ख़राब हो जाए। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी इधर से फिर अपनी स्ट्रेटजी जो है उसने तब्दील करना शुरू की, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान ने फिर ये भी चीज़ दिखाई कि वो ईरान ने नहीं किए हमले, वो लबनान से हुए थे। तो ये चीज़ें अगर आप देखते हैं कि अगर इन दोनों के दरमियान में सीज़ फायर में अगर कोई हर्डल्स नहीं आती तो ये सीज़ फायर जो है वो फिर आगे तक चलेगा, जिसमें अब ईरान ने 10 नुकाती एजेंडा दिया है अपना और ट्रंप ने 15 नुकाती दिया, और दोनों ने बैठकर उस पर यह बात की है कि इन दोनों पर हम बात कर सकते हैं अगर सीज़ फायर होता है। ईरान का यह कहना था कि जी आपके जो 15 नुकाती एजेंडा है उस पर हम बैठकर बात करेंगे, मगर शर्त यह है कि पहले आप जंग रोकें और इधर हमले रोकें। इधर से जो ट्रंप था, ट्रंप ने भी परसों के बयान में ये कहा कि जो ईरान ने हमें 10 नुकाती एजेंडा दिया है अपना सीज़ फायर के हवाले से, उसकी हम खैर मकदम करते हैं, उस पर बात की जा सकती है। पहले तो ये था ना कि कोई भी बात नहीं हो रही थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर ये कहीं ना कहीं तय पा जाएगी, जो अब नज़र आता है कि जंग अब रुकी है, अब इस्लामाबाद ने होस्ट करना है, इंशाल्लाह ये कल या परसों तक जो दोनों वफद आ जाएंगे इस्लामाबाद, तो वहां पर बैठकर कहीं ना कहीं इनकी आपस में पैचअप हो जाएगा। ये एक खुशाइन बात है। अच्छा चले जो हम स्मार्ट लॉकडाउन की बातें सुन रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, इंतजामिया उसको इन्फोर्स भी करा रहे थे, गालिबन आज से स्टार्ट हो जाएगा स्मार्ट लॉकडाउन या कल से स्टार्ट हो गया? कल से स्टार्ट हो गया, कल से स्टार्ट हो गया और उसमें दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, तो उसके बारे में जरा थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिएगा कि ये कितने दिन का प्लान है, कब तक इन्होंने चलाना है? मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम जो है वो पहले भी देखा हुआ है, कोरोना के दौर में भी देखा है, उसके बाद कुछ हालात आए तब भी वक्तन जो है हुकूमत ने एज पर पॉलिसी देखकर वो करती रही है। तो स्मार्ट लॉकडाउन सिस्टम में ये किया गया है कल से कि 8 बजे जितनी भी मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। पहले तो ये था कि रात 10-11 बजे तक खुली रहती थी, तो अब 8 बजे तक वो बंद होंगी। उसके बाद 10 बजे जो है वो होटल्स, खाने पीने की अशिया जो है वो बंद कर दी जाएंगी, बेकरीज वगैरह ये भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। अच्छा, इसी के साथ हमने एक चीज़ ये देखी कल कि जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उन्होंने कुछ अपनी तजवीज़ें पेश की कि जी नहीं जी ये गलत है, ये यूं है, तो वो आप ये देखें, उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप जब ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स यूज़ होते हैं,
तो बिजली यूज होती है, तो उसे बचाने के लिए वो भी तो हमारे जो बिजली पैदा हो रही है वो फ्यूल से हो रही है। तो जब आप रात के टाइम लोग जो है वो सबसे ज्यादा बिजली यूज करते हैं, पीक आवर्स अगर देखे जाए ना बिजली के तो वो रात शाम 6 बजे से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ये फिर चलता है रात 11 बजे तक, क्योंकि इस टाइम पर बिजली सबसे ज्यादा यूज होती है। अब लोगों ने देखा जाए तो सोलर पैनल्स भी लगवाए हुए हैं, तो सोलर पैनल जो है वो तो दिन में काम करेगा, रात के टाइम तो जाहिर सी बात है कि उसे बिजली ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो पावर स्टेशंस हैं, तो उसके लिए फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। तो इस लिहाज से इन्होंने ये काम किया कि एक तो स्मार्ट लॉकडाउन से बिजली बचाने की कोशिश जिससे फ्यूल बचेगा, फिर दूसरी चीज ये है कि इसमें इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना किसको हासिल है? इसमें हॉस्पिटल्स को इस्तिस्ना हासिल है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो खुले रहेंगे 24 घंटे, उनके लिए कोई लॉकडाउन सिस्टम नहीं है। फिर मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो भी इसमें इस्तिस्ना हासिल है उन्हें कि आप मेडिकल स्टोर्स जो है क्योंकि कोई भी इमरजेंसी के लिए जो है, और ख़ास तौर पे वो मेडिकल स्टोर जो कि हॉस्पिटल्स के साथ हैं, हॉस्पिटल्स के साथ जो अटैच हैं, ये जैसा निश्तर हॉस्पिटल के सामने आप देखते हैं कि मार्केट है पूरी मेडिसिन की, ये इसको इस्तिस्ना हासिल है। और जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई हैं या दुकानें बनी हुई हैं, तो उसमें रात 10-11 बजे तक उनको ये इस्तिस्ना हासिल होगा, उसके बाद जो है वो सुबह के टाइम दोबारा खोल सकेंगे। अच्छा, इसी के साथ अब आपने एक सवाल किया कि ये कितने अरसे तक चलेगा। देखो तहमा, जब तक पेट्रोल प्राइसेस नॉर्मल नहीं होती तब तक तो कोशिश रहेगी ना कि अवाम को रिलीफ दें, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल आलमी मंडी में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। ये बताइए क्या कि एक तो फ्यूल क्राइसिस से निपटा जा रहा है, इसी के साथ दूसरी भी चीज़ें की गई जो फ्यूल क्राइसिस से हम निपट रहे हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया गया, उसमें ज़रा बताइएगा कि आवाम ने फिर उसकी तरफ रुख किया, पहले कितने लोग उस पर सफ़र कर रहे थे और अब उनके अंदर कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? हाँ जी, जब मेरी मेट्रो के आला हुकाम से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया जी कि मुल्तान शहर के अंदर मेट्रो में ना कमोबेश 2 से 2.5 लाख अफराद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं मेट्रो, क्योंकि ये चीज़ काउंट होती है आपके टिकटिंग के ऊपर। तो मगर विजुअली देखते हैं तो विजुअली काउंट करना ज़रा थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्री है ना, तो अब आप फ्री के लिए सिस्टम, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ी सी मुल्तान की तारीख़ के हवाले से हम लोग जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो दरवाज़े हमें नज़र आ रहे हैं उनकी क्या अहमियत है, उसके बारे में तफसीलन जनाब ने बताया। फिर ज़रा ये भी बताइए इरफान साहब कि एक तो हमने दरवाज़ों पे बात कर ली, हमने बात की तारीख़ के, शहर की कितना पुराना है, किले की हमने थोड़ी सी बात की। ये बताइए कि कितने इन्वेडर्स इस शहर में आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी फ़ौजें यहाँ पर रुकी और फिर हुकूमतें की इस शहर से? ये इसकी जो हम देखते हैं इसमें मुस्तनद तरीक़े जब देखते हैं तो पहला जो इन्वेडर हम देख जाता है जो इसने शहर को मुकम्मल तौर पर जो है तबाह किया, वो सिकंदर आज़म है। सही, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम के हवाले से जो है वो सुल्तान मोहम्मद गज़नवी है जी, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी है, मुग़ल दौर हैं, अमीर तैमूर है, उसके अलावा आप देखते हैं अवानी, ठीक है जी, ये 17वीं सदी के अंदर जो है और इसादुज़ई के हुक्मरान आई। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको कम से कम 20 से ज़्यादा दफ़ा इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। सही, ठीक है। और लेकिन ये इस शहर की सबसे बड़ी जो बात है, ये शहर फिर भी जो है ना आबाद रहा है, आपके सामने है। अच्छा, इसके बारे में ज़रा ये भी बताइएगा इरफान साहब कि जैसे जो मुगलिया दौर है उसके बाद डिक्लाइन के बाद अंग्रेज़ दौर ने इस शहर के साथ क्या किया, मुगलिया दौर ने इसके लिए क्या क्या किया, क्योंकि फिर शहर फैला भी सही ना। एक जो लंबा अरसे तक हम वो देखते हैं वो मुगलिया दौर है कि यहाँ पर अगर हम तारीख़ के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट भी हो रही थी शहर के हवाले से, और फिर कब इस शहर की इंपॉर्टेंस उठाकर लाहौर की तरफ शिफ्ट हुई या दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुई, उसके बारे में ज़रा। ये देखते हैं कि इसको जो मुग़ल दौर का हम जो देखते हैं कि अमीर तैमूर के ज़माने के अंदर जो है वो मुराद बख्श जो यहाँ का गवर्नर था, उसने इसको किले को जो है इसको अरसन नौ जो है इसको हम कहते हैं तमीर किया इस शहर को। उसके बाद जो है फिर अकबर का दौर आता है। अकबर के दौर के अंदर भी ये शहर जो है अच्छा खासा जो है वहाँ फैलता है। उसके बाद औरंगज़ेब है, शाहजहाँ है। शाहजहाँ के दौर के अंदर भी काफ़ी यहाँ पे इमारतें जो हैं वो हम देखते हैं कि उसके अंदर तमीर की ख़ास तौर पर हेरिटेज के हवाले से हम देखते हैं। उसके बाद जो इस शहर को जो पहला नुकसान पहुँचता है वो अब्दाली दौर के अंदर देखते हैं हम, वो इसको नुकसान पहुँचाता है। या फिर सिख दौर के अंदर जब उन्होंने मुज़फ़्फ़र खान पर जब हमला किया
तो इसके लिए कि जो दीवारें क्या इसका जो शहर क्या उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो तबाह किया। उसके अलावा जो रही कसर थी वो अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो यहाँ पे पूरी की। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ सिखों पे हमला किया तो उन्होंने इतना शदीद हमला किया कि पाकिस्तान बनने तक ये जो किला ये खंडराट की जो है शक्ल में मौजूद था। इस वक्त जो आपके सामने जो दो मज़ारें हैं शाहरुख आलम या बहादुर ज़करिया, ये पाकिस्तान बनने तक जो है ना ये रेनोवेट थी, बाकी सारा खंडर था। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो हमारा तारीख़ी विरसा है, हेरिटेज है, उसको बहाल करने के लिए वॉल्ट सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। कल हमारे साथ वॉल्ट सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे कि हम पुराने दरवाज़ों को बहाल कर रहे हैं, हम जो क्लॉक टावर है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मुल्तान किले के लिए उन्होंने कह रहे थे कि तकरीबन 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। आप ज़रा बताइएगा कि ये जो पुरानी इमारतों को बहाल किया जा रहा है या जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, एज अ हिस्टोरियन आप इससे मुतमईन है या आपको लगता है कि मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, मैंने जब इस मुल्तान में मैंने खोज करना शुरू की थी, ये 2013-14 का ज़माना था और सोशल मीडिया का जो है शुरू का ज़माना हम इसे कह सकते हैं। तो तहाँ यहाँ जो है ना कुछ ख़ास काम नज़र नहीं आता था, हर चीज़ बिखरी हुई थी। मैं लाहौर जाता था उसको देखने के लिए तो लाहौर के अंदर भाई काम हो रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से ये वर्ल्ड सिटी जहाँ आई है तो इसके अंदर लाहौर के अंदर जो हवेलियाँ हैं उनको भी देख रही है, यहाँ के मज़ारात जो हैं जो टूट फूट का शिकार थी उन पर भी काम हो रहा है और यहाँ के दरवाज़ों को जो है वो रेनोवेट किया गया है। अब किला देख लें, किला बड़े अरसे तक जो है ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ रहा। अब उसकी जो दीवार है मेन उसको भी काम हो रहा है। यहाँ एक हमारे पास जो कमी थी वो म्यूज़ियम की थी, म्यूज़ियम हमारे पास नहीं था, हालांकि पूरे पंजाब के अंदर बड़े था तो सही। एक दमदमा पे एक वो म्यूज़ियम था तो सही जिसके अंदर पुरानी हमारी ब्लू पॉटरी और कैमल स्किन के लैम्प्स और इस तरह की चीज़ें। कह लें कि वो बिल्कुल ही छोटा सा था, वो नाम निहाद कह सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर हमें ज्वाइन किया, उसके बाद मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मैं आप सब भाइयों को और गेस्ट बैठे मुबारकबाद ये देता अल्लाह के फजलो करम से जो आलमी जंग करता था जी, वो भी 2 हफ्तों के लिए तो टला हमेशा के लिए ये फील्ड मार्शल की जो कोशिशें हैं उसको मुबारकबाद देते हैं जी। और अगली सर बात ये है कि ये जो तारीखी वर्षा की बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग आबाओ अजदाद ईसा ख्याल में बहुत पुराने हैं जी और हमारी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिल्कुल महफूज करने के लिए और इसके ऊपर कुछ ये जो हेरिटेज है ये करने के लिए हमारे काफी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री उसको बाहर किया जाए। और दूसरा बात, जो शेर शाह सूरी जो फिल्म खान थे पठान अफगान, उनके दौर में यहाँ कोई क्या तामीरात मुल्तान में हुई या उस दौर में जो कोई उनका बनाया हो कोई वर्षा हो तो काइंडली उस बारे में ब्रीफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल जो है वो जनाब ने सुन लिया। इरफान साहब, वो शेर शाह सूरी के दौर के बारे में ज़रा जानना चाह रहे हैं कि उस दौर में शहर के साथ क्या किया। शेर शाह सूरी के दौर के अंदर हम जब देखते हैं तो हमें कोई इस वक्त जो हेरिटेज है जो वो हमें नज़र कहीं नहीं आता कि हम उसको कह सकेंगे ये शेर शाह सूरी के दौर में बनाया गया है। 1-2 बावलियाँ मैंने जो है वो आइडेंटिफाई की थी जो अभी भी ज़मीन के अंदर धसी हुई है। अगर वहाँ पे महकमा आर्कियोलॉजी या वर्ल्ड सिटी उसको खुदाई करती है तो वहाँ से जो बावलियाँ मिल सकती हैं। उनमें से एक बावली जो है वो शेर शाह सूरी से मंसूब है। अच्छा, शेर शाह, तो कितने हिस्टोरियंस ने इस पे काम किया हुआ है पहले, जिसमें जो उन्होंने लिखा हो इसके बारे में और जो उनको लगता है कि यहाँ पर शेर शाह सूरी के हवाले से जो चीज़ इसमें 2-3 किताबें हैं उसके अंदर जो मैंने पढ़ा है। एक जो बावली है वो हमारा जो घंटा घर है उसके नज़दीक है एक मोहल्ले के अंदर, और दूसरी जो है वो हमारा जो कैंट के अंदर जो रेलवे स्टेशन है हमारा छावनी वाला उसके बिल्कुल करीब है और वो दफाना भी। ठीक। अच्छा जनाब, अभी हम बात कर रहे थे उसके हवाले से जो किस तरह ये शहर बन रहा है, फैला कब, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि एक तो आपने जैसे बताया ना कि मुग़ल दौर में फिर इसके ऊपर काम किया गया, फिर रही सही करसर जो है वो अंग्रेज़ दौर में निकाल दी। ये शहर अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो फिर यहाँ से दिल्ली और लाहौर हम कब शिफ्ट हुए? एज अ कैपिटल की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें मुग़लों ने जब मुग़लों से पहले इस शहर की बहुत अहमियत थी और ये मरकज़ भी था। यहाँ तक ये छोटा सा शहर नहीं था, इसके लाहौर भी इसके अंडर था। कि कहते कुछ मरखीन लिखते हैं कि जो लाहौर है वो एक कस्बा है किसका, मुल्तान का। तो जब मुग़ल आया, मुग़लों में जो अकबर बादशाह है उसने जो अपना जो तख्त है या दिल्ली उन्होंने बनाया या लाहौर बनाया। मुग़लों के दौर के अंदर जो है ये यहाँ से जो है हम कहते हैं कि जो ताकत जो हुक्मरानी थी वो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। ठीक। राना साहब, आपसे थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, वही कर लेते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन तो अब लगा है ट्रेडर्स के हवाले से। जैसे आपने बताया कि स्मॉल ट्रेडर्स के एक एहतजाज भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड कराया था, उनके साथ कोई बातचीत करके कोई चीज़ तय पाई है, कुछ मुज़ाकरात करके? जी, उसके साथ उनके साथ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में जो हुकूमत की पॉलिसी है
उसको मद्देनज़र रखा गया, क्योंकि अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत ने ये स्मार्ट लॉकडाउन किया था। तो उनके जो मुज़ाकरात थे वो तय पा गए, और उसके बाद आपने देखा कि पूरे मुल्तान शहर के अंदर जो है वो मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे बंद होना शुरू हो चुकी थी। तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स ने भी उसकी जो है वो पजीराई की है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइएगा कि बारिशें हुई हैं, उसके बाद जगह जगह पर हमें पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वासा की कारकर्दगी के बारे में ज़रा बताइएगा कि वो किस तरह की है। कहा जा रहा था कि कोई फ़ंड्स भी इस शहर के लिए ख़ास तौर पर मुख्तस किए गए हैं, जिसके ऊपर काम भी जारी है, कोई सर्विस सेंटर्स भी बनाए गए थे। तो सूरत हाल पिछली बारिशों के साथ अगर मवाजना करें तो बेहतर है, या आपको लगता है कि वैसे ही सूरत हाल है, कोई फ़र्क नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये जो बारिशें हुई हैं इसमें अल्लाह पाक रहम फरमाए। बिल्कुल। गंदम की फसल बड़ी नुकसान हुआ उससे, क्योंकि ये ज़ाला बारी हुई है। और आप ये देखें कि गर्मी के सीज़न के अंदर आपको सर्दी महसूस होती है कि लोग जो है वो अभी भी आपको रोड पर जैकेट्स या कोट्स पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये बारिश जो है वो नुकसानदेह है फसल के लिए। अच्छा, अब आपके दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि जाहिर से ज़्यादा जहाँ बारिश हुई है तो वहाँ पर पानी भी होगा। तो बारिश के लिए ये लोग तैयार तो थे। इन्होंने 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट पूरे मुल्तान को दिया गया, वासा को, कि 20 अरब रुपए जो हैं वो आप खर्च करेंगे, पूरे मुल्तान की जितनी भी मेन सेवरेज लाइंस हैं उनको जो है वो रिस्टोर करेंगे। मगर हमने ये देखा है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी काम इनका चल रहा है, मगर एक चीज़ ये नज़र आई कि जहाँ पर इनका काम चल रहा है वहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, क्योंकि रोड खोदे हुए हैं, अब जल्दी काम हो नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्हें काम जो है वो जल्दी करना चाहिए, सुस्त रवि का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने गुजरना होता है वहाँ से। अब वहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो फिर ये काम जो है ये कई दिनों तक डिले हो जाता है। ठीक है, अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि कल जैसे आपने हेल स्टॉर्म की बात की, कल जो था वो काफ़ी शदीद ज़ालाबारी हुई, उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? लोगों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल, और उसकी वजह से? मैं आपको ये बताऊं कि वापडा टाउन मुल्तान, चौक कुमारा वाला का एरिया और बंदबोसन का एरिया, यहाँ पर जो कॉलोनीज बनी हुई हैं बड़ी, उनके बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ तो क्या, लोगों के सोलर पैनल तबाह हो गए। देखिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है सोलर पैनल्स पर, और उससे ये हुआ कि गाड़ियाँ तो चलो तबाह हुई, साथ साथ बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हुआ। तो ये अच्छा खासा जो है वो नुकसान देखने को मिला है। मगर इसी के साथ साथ कुछ लोगों को ज़रा हम ये भी कहते हैं कि जब इस तरह की बारिशों के इन दिनों में हालात हों ख़ास तौर पे, तो आप सोलर पैनल तो नहीं बचा सकते, जाहिर सी बात है, वो छत पे लगे हुए हैं। तो आप सबसे पहले अपनी गाड़ियां तो बचाएं ना। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अपनी गाड़ी का एक नुकसान हुआ। मुझे रात भाई जो है वो वहाँ फिर रहा था, उसने कहा, मैंने हालांकि शेड के नीचे गाड़ी खड़ी की थी, और शेड के नीचे खड़ी होने के बावजूद जो ओला है वो आकर जो है वो मेरी गाड़ी को हिट हुआ, और उसने मेरी बैक लाइट जो है वो तोड़ दी। अब वो इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार की आपको पता कि चीज़ें ही बहुत इस वक्त एक्सपेंसिव है, तो वो नुकसान हुआ। तो मैं उसी की पेश नज़र फिर वो मुझे और भी बताते रहे लोगों, मेरे पास मैसेजेस भी आते रहे लोगों के कि जी हमारी गाड़ियों का नुकसान हो गया, शीशे टूट गए हैं गाड़ियों के। वेदर डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के मेरी वेदर डिपार्टमेंट से, अच्छा हाँ, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात याद आ गई यार। कल रात मैंने वेदर डिपार्टमेंट से बात की 5 बजे कि यार मुझे ये बताएं आप लोग के मुल्तान का जो वेदर है वो कैसा है, कोई बारिश के हैं? कहते नहीं सर, शहर में तो बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, मगर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर शायद हो जाए। भाई घंटे बाद बारिश शुरू हो गई। अब मैं उनसे ये पूछूं कि भाई आप लोगों के पास जो मशीन है वो फिर किस नाम की है, किस काम की है? या तो भाई फिर आप मशीन चेंज करें। अब उसके बरस अगर आप लाहौर से पूछ लें, जो लाहौर वेदर डिपार्टमेंट है या इस्लामाबाद, वो आपको एग्जैक्ट जो है वो चीज़ें बता देगा। इन्हें तो यही नहीं पता कि अभी हो भी रही है या नहीं। राना साहब, हमें डिफेंस एनालिस्ट खालिद बेग साहब ने जो है वो ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा इस सीज़ फायर के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब, ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की कोशिशें बिलाखिर जो है वो रंग ले आई हैं और 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर हो गया। पहले तो ये बताइएगा कि क्या तय पाया है दोनों फरीकैन में, और उसकी जो क्या कहा जा रहा है कि इसके देर पा अमन के लिए फिर आगे क्या किया जा रहा है? देखिए जी, इसमें पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और पाकिस्तान की इस मंसूबे को या पाकिस्तान की जो थी
इसको तबाह करने के लिए इसराइल में मुतअद्दिद बार कुछ कार्रवाइयाँ भी ऐसी की जिसके बाद ऐसा लगता था कि शायद अब जो है ये बेल मुरेद ना चढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जिस इस्तकामत के साथ जो है वो ये सिलसिला जारी रखा, और खास तौर पर इस वक्त ट्रंप ने ये कहा कि मैं ये यानी तहजीब ही पूरी- रात को आज के बाद जो है ये मिटा दूंगा, तो उसके बाद फिर रास्ते बहुत ज्यादा तेज हो गए। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि बहुत सारे मुल्क जो थे वो बाकायदा जो है वो मायूसी के शिकार हो चुके थे कि नहीं, जो ट्रंप का मिजाज है वो शायद जो है अब वो अमन की बात नहीं करेगा, ना सुनेगा और ना इस लाइन पर आएगा, क्योंकि उसके साथ उसके कुछ जो दाएं बाएं उसके जो सेक्रेटरी स्टेट और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो हॉक जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा जो है मुतशद्दिद ज़हन रखने वाले उसके मुशीर हैं, और वो उन्हीं के कहने पर उसने ये जो है ये पूरा ये जंग का ये बाजार जो था वो गर्म किया हुआ मैदान जो है। अच्छा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भी प्रूव किया है, और ये पहला मौका नहीं है। अगर आप देखें पाकिस्तान का किरदार है वो तारीखी तौर पर पहले भी इसी तरह कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अमन की बात की है और अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, जिसमें 70 की दिहाई में यही अमेरिका था जिसका दाखिला और जिसके राब्ते ममनू थे चीन तक, ये पाकिस्तान ही था जिसने ब्रिज का काम किया, और उसके बाद फिर पहले। अच्छा खालिद साहब, अब ये बताइएगा कि जो इसराइल है क्या वो मान गया है इस सीज फायर को कि उसका क्या किरदार है, और थोड़ा आगे जरा फ्यूचर के बारे में भी जरा बता दीजिएगा कि एज ए एनालिस्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसराइल जो है आप यकीन करें कि बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर के मीडिया की तरफ से और कुछ जो अमेरिकी जो जर्नलिस्ट थे वहां पर थे वो तो पकड़े गए, इसराइल पकड़ लिया था, उनकी तरफ से जो हकायक सामने लाए गए वो जाहिर करते हैं कि इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और वो शायद उसको दोबारा वो जो नुकसान है उसको पूरा करने में भी उसको बसवा लग जाएंगे, और उसमें बहुत सारे अहम जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका वो सारा जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया सामने। ये चूंकि ये चीजें सामने नहीं आई, न ही ईरानी मीडिया सामने लाने दे रहा था, बल्कि तो उसने तो पाबंदी लगाई थी कि खबरदार जिसने ये किया तो हम उसको जो है वो जेल में डाल देंगे, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो अब उम्मीद हो चली है कि ये जो 2 हफ्ते की ये जो अमन है या जितना अर्सा भी है, इसको दौरान जो है ट्रंप ने ये कहा है कि हम जो है वो जो पाकिस्तान की तरफ से अमन की तजावीज़ थी जो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तैयार की थी, पाकिस्तान का जो अकॉर्ड था उसके ऊपर हम गौर करेंगे। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह की काविशें की गई थी, अमन की बात हो रही थी, सीज फायर हो रहा था, एक तीसरा मुल्क ने ये भी कह दिया था कि शायद जो तय पा रही हैं निगोशिएशंस जो हो रही हैं उसके ऊपर हम लोग अगले ही दिन कल कोई मुआहिदा शायद देख लें, और फिर हमने देखा कि यूएसए की तरफ से हमला कर दिया गया था। तो इस तरह की तो कोई सूरत हाल नहीं होगी? नहीं, अब नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अवाम जो है उनकी मुखालफत को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। तकरीबन जो अभी जो रिसेंटली जो सर्वे आया है जो अपना उसमें फॉक्स न्यूज ने भी उसको इसका बलवंदा ट्रंप का हामी जो है वो टीवी है, उसने भी बताया है कि 73% लोग जो है वो इस वक्त ट्रंप के। थैंक यू सो मच खालिद भाई साहब फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन हैं कि ये अमन जो है ये 2 हफ्ते का नहीं बल्कि देर पा अमन होगा, और पाकिस्तान जो है वो जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी तरह मजीद भी पाकिस्तानी जो है वो कामयाबी हासिल करते जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम पूरी दुनिया में एक फ्यूल क्राइसिस था और हम तीसरी आलमी जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़े हुए थे उससे हम बच जाएंगे। राना सलमान ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया जी, आप आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत ही सरासिल गुफ्तगू हुई। इसी तरह इरफान मजीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आज हमने मुल्तान की तारीख पर जो है वो गुफ्तगू की। मजीद भी आपको प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे और इसी तरह जो है वो डिफरेंट सिटीज़ की हिस्ट्री के ऊपर बात करते रहेंगे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक कुछ नए गेस्ट के साथ, तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग शहर के अब जो तारीख़ है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि मुल्तान शहर कितना पुराना है, इसके जो गेट्स हैं उसकी क्या तारीख़ है, और फिर वॉल्ड सिटी या दीगर जो इदारे हैं वो इसकी हेरिटेज को बहाल करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तफसील गुफ्तगू की। इसी के साथ साथ राना सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे जो हमें इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से बता रहे थे। फिर ये जो इंटरनेशनल स्फेयर में अभी जो हालिया मुआहिदा हुआ है, जो सीज़ फायर हुआ है, उसके हवाले से हमने तफसील गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है करियर काउंसलिंग के हवाले से।
अक्सर औक़ात मैट्रिक या एफएससी के बाद अब हमने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता है और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कौन से टैलेंट्स हैं या हम कौन सी चीज़ के ऊपर ग्रेविटेट होते हैं या हमें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ हमें इंतखाब करना चाहिए, आगे फ्यूचर किन स्किल्स का है। तो उस हवाले से तफसीलन बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप मैट्रिक से एफए कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं उस टाइम पे भी, और एफएससी के बाद हमने जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बेग साहब, जो कि बड़े मारूफ करियर काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम इनवाइट किया जी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम खलील गौरी साहब। इनसे जो है जब हम हल्दी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हल्दी को कब इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसके फ़वाइद हैं और कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे होते हैं हल्दी का इस्तेमाल में, जिसकी वजह से फिर हमें उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम हकीम खलील गौरी साहब। जनाब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ज़रा नदीम बेग साहब से जो है वो स्टार्ट करना चाहूँगा। नदीम साहब बताइएगा जी, एक बच्चा है, अब उसने मैट्रिक के बाद ये इंतखाब करना है कि मुझे एफए करना चाहिए, एफएससी करना चाहिए, या अगर ओ लेवल्स वाला बच्चा है तो वो सोच रहा होता है कि मुझे एफएससी में आना चाहिए या मैं अपनी वही स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ, तो उस पर ज़रा बताइएगा किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी जी, ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इसी मामले में कंफ्यूज है। देखिए, हमारे पास ना जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है प्राइमरी, पहले मिडिल होती थी, वो स्ट्रीम ख़त्म हो गई। प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी। जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है इसको हम इंटरमीडिएट एजुकेशन कहते हैं, यानी आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और जो आपकी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसके दरमियान में एक ब्रिज बनाती है, वो आपकी इंटरमीडिएट एजुकेशन होती है, जिसके अंदर आपका ये जो एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये इसी स्ट्रीम में फॉल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका जो इंटरमीडिएट वाला जो लेवल है वो आपके फ्यूचर के हवाले से बड़ा कनेक्टेड होता है कि आपने आगे किस चीज़ को करना है। हम आजकल स्टूडेंट्स को ये जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो जो उसके हवाले से है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो हम दो चीज़ें होती हैं उसमें। कुछ लोग अपने गोल्स के हवाले से इतने कॉन्फिडेंट और बेहतर होते हैं कि उनके लिए गाइडलाइन और है। मसलन एक बंदा बड़ा क्लियर है कि मैंने मेडिकल में जाने जाना है, मैंने डॉक्टर करना है, तो उसको उसी ही फील्ड में रहना चाहिए और उसको अपनी वहीं पे इनपुट देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आगे मार्केट में क्या होना है, तो दो अप्रोचेज हो गई। एक खुद बड़ा क्लियर है कि उसका गोल पहले से सेट है, दूसरे ने अपने गोल्स में से भी उसमें कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है कि वो किस एरिया में जाए। तो जो हम आजकल जो लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आजकल जैसे AI का दौर है और उसमें मुख्तलिफ हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। तो बल्कि मैं से थोड़ा सा एक मिसाल भी दूँ कि मैं एक इदारे में गया हुआ था, तो वहाँ पर उन लोगों ने उस प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था। तो वो सेशन 3 दिन का था, तो उसमें एक दिन मैंने कहा आपने देख कर आना है कि अगले 5 साल के बाद आपकी इस डिग्री की रिक्वायरमेंट और मार्केट का लेवल क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी लोगों की, और उसमें कौन कौन से ऐसे कह लें कि ओहदे बनते हैं, डेजिग्नेशन बनते हैं कि जिसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, जब बच्चे अगले दिन आए तो उसमें किया, तो उसमें बड़ा मज़ा आया कि उस दिन बच्चों का मैं कॉन्फिडेंस लेवल देखा वो बढ़ गया था, सिर्फ इसी बेस पे कि उन्होंने देखा कि 5 साल के बाद हमारी डिग्री की वेटेज है। तो यही चीज़ हम लोगों को, बच्चों को आजकल बताते हैं कि आप सबसे पहले देखें कि अगले 5-6 साल में उसकी क्या पोजीशन है। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है प्रेजेंट को कि आजकल किस चीज़ का दौर चल रहा है। अच्छा, जब बच्चे ने उसमें एडमिशन ले लिया और 2 साल के बाद अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उसकी सारी जो एफर्ट्स हैं वो यूजलेस है। इसकी प्राइम एग्जांपल है ना कि इंजीनियर डॉक्टर बना दें तो अब वो फील्ड सैचुरेट होगी, तो फिर कंप्यूटर साइंस करवा दिया, अब कंप्यूटर साइंस भी फील्ड जो है वो सैचुरेट हो चुकी है। मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो है वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया और अब आगे कंप्यूटर साइंस का जो है वो फ्यूचर उस तरह नज़र नहीं आ रहा, नीश फील्ड का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या दूसरी चीज़ों का है। जी, यही चीज़। तो यही चीज़ हम लोगों को बता रहे हैं कि आपने जो करना है उसका देखना कि अगर आप अपने फील्ड में क्लियर हैं तो फिर ठीक है, फिर आप उसी फील्ड में काम करें और आप अपनी जगह खुद बना जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आगे अच्छा अगर कोई पेंटर भी है ना, अच्छा पेंटर, और उसने अपने काम पे फोकस किया हुआ है और बड़ा कमिटेड होकर काम कर रहा है, तो फ्यूचर में वो अपनी जगह बना जाए। इफ यू आर टैलेंटेड इनफ तो मार्केट आपको, और फिर मजीद उसमें आप डेवलप करते हैं अपने आप को। दूसरा तरीका ये है कि आप चलते हैं मार्केट के बेस पे। जब मार्केट की बेस पे चलना है तो वही चीज़ करनी चाहिए जो मार्केट की डिमांड है। हम डिमांड, और कौन सी डिमांड, आज की नहीं,
जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली हो, जब आपका वो मेन अगर कोई स्किल कोर्स है, वो स्किल कोर्स अगर आपका कंप्लीट होने वाला है, तो हमने देखना है उस स्किल के बाद कितने अरसे तक वो चीज़ वैलिड है आपके पास। अगर आप उस चीज़ की बेस पर अगर आप पहले से ही काम कर रहे होते हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अच्छा अब जनाब ये बताइएगा कि इसमें फिर हम एक तो मार्केट को देख रहे हैं या हम ये देख रहे हैं कि बच्चा खुद क्या करना चाह रहा है। इसमें ना हम बच्चे का ये देख रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने तालीम कहाँ से हासिल की, उसकी स्किल्स क्या हैं, वो उसको चीज़ें पसंद कौन सी है, तो ये चीज़ें तो हम देख ही नहीं रहे। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये चीज़ रहती है वो मार्केट को देखते हुए। फॉर एग्जांपल मुझे आज कोई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड पसंद आ जाती है, आगे 10 साल मुझे पता है कि इसकी ग्रोथ है, मैं उसमें एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन मुझे बेसिक कोडिंग ही नहीं पता, तो फिर ये तो मेरे लिए फ़ायदा ना हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा इसमें ऐसा होता है कि जो भी मैंने बात की कि कुछ लोग बड़े क्लियर होते हैं, और वो क्लियर क्यों होते हैं? उनकी सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी बेस पर उनको बड़ी क्लैरिटी है कि इस फील्ड के अंदर हम कहाँ कहाँ एक्सेल कर सकते हैं। वो तो ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी जब करनी है तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको मार्केट के हिसाब से जब चलना है तो फिर आपको एक सिंगल अपॉर्चुनिटी के लिए काम नहीं करना। आपने एक मेन अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ एसोसिएट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप मेडिकल करते हैं, मेडिकल में आप MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, MBBS में एडमिशन नहीं मिला तो हम देखना है उसकी एसोसिएट फील्ड कौन कौन सी हैं जो आपकी उसी क्वालिफिकेशन के साथ आप उधर मूव कर सकते हैं। जब आप इन पैटर्न पे काम करते हैं और स्किलफुल होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे चल रही है एकेडमिक जिसे हम कह लें, दूसरा स्किल्स है। मैं शायद एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैंने कहा एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमारी जो भी डिग्री है ना, उस डिग्री की जो शेल्फ लाइफ है वो 5 साल है। 5 साल पहले आप खुद देखें, अगर आपने जो कोर्सेज पढ़े थे वो खत्म ऑब्सोलीट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि जो डिग्री प्रोग्राम है वो जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है, बेसिक्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको स्किल्स के थ्रू या तो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे या फिर आप वर्टिकल क्वालिफिकेशन में जाएंगे। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो फिर आपके पास MS का प्रोग्राम है, फिर उसमें PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट, अगर आप उस साइड पे जाना चाहते हैं। और अगर आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे कुछ कोर्सेज हैं उसमें पहले डिग्री होती है, फिर उसकी एसोसिएट लेवल होता है, फिर उसकी फेलोशिप होती है, तो इस तरह का लेवल चलता है। तो ये चलती है वर्टिकल क्वालिफिकेशन। तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप अपना जो बेस करने के बाद फिर आप या तो वर्टिकल क्वालिफिकेशन में मूव करें थ्रू एकेडमिक साइड से, या आप जो रेलिवेंट उसके जो स्किल्स के प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स और स्किल्स के, वो आपको 4 महीने 6 महीने में कंप्लीट करते हैं, उसका बेनिफिट 2-3 साल हो जाता है। उसके बाद फिर आप स्किल कोई और अपडेट कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक स्किल्स लेते जाते हैं और अपना जो ग्रो करते जाते हैं। अच्छा जनाब इसमें ये भी बता दीजिएगा ना, जैसे आजकल अभी आपकी बात सुन रहे होंगे लोगों को अपना मार्केट देखना शुरू कर देंगे कि आज से 10 साल बाद किस चीज़ की डिमांड है। वो देखेंगे कि अच्छा अभी इस फील्ड में क्या चल रहा है, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे या कोई भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करेंगे, उसमें देखेंगे अच्छा इस बंदे ने ना इसी फील्ड में काम करते हुए ना इतने पैसे कमा लिए, तो मैं भी अगर आज इसमें दाखिला लूँगा तो मैं भी इतना ही अमीर बन जाऊँगा। तो उसमें ज़रा मेहनत का आंसर ज़रा बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी को देख के आप ये काम शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने, और ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारा इशू है कि हम किसी भी कामयाब शख्स को देखकर हम ये फैसला कर लेते हैं कि जितनी इसने इनकम जो ये कमा रहा है वो शायद अगले हम कोई 1 साल के अंदर में कमा लें। वैसा पॉसिबल नहीं है। उसमें टाइम लगता है। हमें ये चीज़ सीखनी होगी कि अगर उसने वो काम 15 साल में लर्न करके वहाँ पे कमाया है तो आप 15 साल को शॉर्ट करके 10 साल में कर सकते हैं। लेकिन आप 15 साल को शॉर्ट करके उसको 1 साल या 2 साल में नहीं, आपको वो गलतियां करनी पड़ेंगी, उसी तरह गिरना पड़ेगा, फिर दोबारा उठना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गलती करेंगे तो सीखेंगे और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसी जनाब करियर काउंसिल को मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लें हकीम साहब को भी। हकीम साहब ज़रा हल्दी के बारे में गुफ्तगू करनी है, हल्दी के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये क्या है, कैसे बनती है, थोड़ा सा हल्दी के बारे में थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, हल्दी एक पौधे की जड़ है। सही, ठीक है। ये येलो कलर की होती है, ठीक है। आम हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, मसाला जात में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो हमें देखना है।
सबसे पहले तो ये है कि जो हल्दी हम ले रहे हैं क्या वो हल्दी है? सीधी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसकी शिफा पे बात करें, इसके दवाई अज्जा पे बात करें, उसका बेनिफिट्स लेने की बात करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करने लगे हैं क्या वो चीज़ है। अब सबसे बड़ा अलमिया हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने जो फ़ायदे की बात रखी, अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार ग़िज़ाई और अद्वियाती अंसर रखे हैं। बेशुमार बीमारियों में ये फ़ायदा करती है। अच्छा, अलमिया की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हमें वो सही मिलती ही नहीं है। सबसे पहले जब हम इसको हासिल करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, तो खुश्क करने के लिए हम इसको खेतों में छोड़ देते हैं। ये खुश्क होती है। अच्छा, जब ये खुश्क होती है उसमें बारिश भी आती है, पानी भी आती है, धूप भी आता है, सब कुछ होता है। अच्छा, जो हमारे ताजर हजरात हैं वो इसको बेचने के लिए, इसको खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं। वो इसको आर्टिफिशियल कलर देते हैं येलो। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। और वो कलर आपको पता है कि वो इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिहाज से मुज़र है, जो फूड ग्रेड है ही नहीं। और फूड ग्रेड नहीं है। और बहुत सी रिसर्च से पता चला है कि इस टाइप की जो हल्दी होती है वो जिस्म के अंदर कैंसर पैदा करने का बायस बन रहे हैं। सीधी बात। और हम जो है मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहतों के साथ खेल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इसको हम ख़रीदते हैं तो जो हमारे ताजर हजरात कह लें या स्टॉकिस्ट कह लें, वो इसको, पहली बात तो ये है कि इसकी सफाई सुथराई का ख्याल ही नहीं करते जब इसको ग्राइंड करते हैं। दूसरा, इसके क्योंकि ये महंगी होती है, इसके वज़न को बढ़ाने के लिए इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो मेरे मुशाहिदे में आया है। एक तो इसमें मकई को शामिल करके ग्राइंड कर दिया जाता है। सही। ठीक है। और दूसरा, जो चावल होते हैं बिल्कुल बारीक किस्म के, जिसको टोटा कहते हैं, बहुत जो आम जानवरों के दानों में इस्तेमाल होता है, वो शामिल कर दिया जाता है। सही। तो अच्छा, ये बताइएगा कि ये दोनों चीज़ें इसके साथ जाती भी हैं या नहीं? हिकमत के उसमें से बताइएगा कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो सेहत का ख़राब होने का खदशा होता है। एक तो आपने कंटामिनेशन ऑफ द फूड कर दी ना उसको। सर देखें, सेहत के मुताबिक देखें, फ़र्ज करें कि 2 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। जब इसके अंदर आपने 50% चावल या मकई मिला दी और आपने उसको इस्तेमाल किए 2 ग्राम, तो आपके जिस्म के अंदर उसकी मिकदार कितनी गई? आप डोज ही पूरी नहीं ले रहे हैं तो बेनिफिशियल कैसे होगी? बेहतर तरीका ये है कि आजकल भी ताज़ा हल्दी मिल रही है, अवेलेबल है। आप उसको लें, उसको साफ़ करें, धोएं, साफ़ सुथरा करें, उसके बारीक बारीक से स्लाइस काटें, उसको कपड़े पे फैला दें, उसको खुश करें, खुद घर में ग्राइंड करें, इस्तेमाल करें। नहीं सर, ये तो मेहनत तलब काम है, लोग नहीं करेंगे। मैं सर, सेहत के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर वही जो मेहनत पे पैसे बचाने ना आपने, वो फिर आप अपने इलाज पे खर्च करते। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, फिर आप अपने इलाज पे खर्च करते रहिए। अच्छा वकील साहब, पहचान भी ज़रा फिर बताते जाएं कि अगर हमारे सामने पिसी हुई पड़ी हुई है हल्दी, तो क्या हम नेकेड आई से ये बता सकते हैं कि कौन सी खालिस और कौन सी खालिस नहीं है? देखें, एक तो इसकी खुशबू से पता चलता है। अच्छा। इसकी एक मखसूस तेज़ किस्म की खुशबू होती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप 1 चम्मच हल्दी लें, उसको 1 कप पानी में डाल के उसको मिक्स करके रख दें, थोड़ी सी देर रखेंगे। अगर उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स है तो वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। सही। और उसको आप ऊपर से निथार लेंगे, जो नीचे चीज़ वो लेसदार से किस्म का मादा बचेगा। जो खालिस हल्दी होगी वो ऐसी नहीं होगी। सही। ठीक है, ये तो हो गया। इस मिजाजन, इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क होता है। ठीक है। जिन लोगों का मिजाज, हर इंसान के 4 मिजाज होते हैं, सर्द होता है, गर्म होता है, तर होता है या खुश्क होता है। ठीक। तिब में हमारे। ठीक है। तो अगर वो लोग जिनका मिजाज गर्म और खुश्क है वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको नुकसान देगी, फ़ायदा नहीं देगी। सही। ठीक है। अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतने फ़वाइद रखे हैं। फ़वाइद पे जाने से पहले मैं ज़रा मिजाज के बारे में थोड़ा सा बताते जाएंगे। जैसे आपने कुछ लोगों को मना कर दिया और कुछ लोगों को कहा कि आपको इजाज़त है, तो उसका अंदाज़ा आपको खुद या किसी हकीम के पास ही हमें जाना पड़ेगा? तो वो बंदा अपना खुद असेस कर सकता है। ठीक। मिसाल के तौर पर जो मिजाज सर्द और तर्द वाला मरीज़ होगा उसको बलगम ज़्यादा रहेगी। अच्छा। ठीक है।
ऐसे लोग जिनको गर्म चीज़ खा के अंदर इरिटेशन महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, इसका मतलब मिजाजन वो गर्म है। सही, ठीक है, ये मैं सादा सी जुबान में बता रहा हूँ ताकि हर लोगों को, आम आवाम को समझ आ सके। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर खुश चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो उनके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, कब्ज़ हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका मिजाज जो है वो खुश्क होता है। ठीक, इससे आप असेस कर सकते हैं। इससे आप असेस कर सकते हैं। अच्छा, और एज ब्रैकेट का भी बता दीजिएगा कि जवान, बूढ़े और वो ख़वातीन में भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा कि किस एज ब्रैकेट में आपको इसको लेना चाहिए और कब जो है वो छोड़ देना चाहिए, या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको? देखें, इसको हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसका जो बेहतरीन सोर्स हमारे पास है वो हम अपना जो खाना बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसके अंदर जो रेमेडी हमारी इस्तेमाल होती है उसमें हम इस्तेमाल कर लें। इसका कोई मतलब नुकसान, इतने मिकदार में कोई नुकसान नहीं। देखें, सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, ठीक, ये खुसूसियात रखी। यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद हम हकीम साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग हल्दी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद भी उसी मौजू पे जो है वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी हमें कॉलर ने पूरे वाला से ज्वाइन किया है, उनको जो है वो सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, आपसे ये गुजारिश है कि टीवी की आवाज़ पीछे से बंद कर देंगे और उसके बाद फिर अपना नाम बताने के बाद सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मोइज़ बात कर रहा हूँ बुरे वाला से। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सवाल कीजिएगा। सर जी, अगर मेरे मतलब मैं एसएससी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे एसएससी मेडिकल के थोड़े नंबर आए हो, मतलब फर्स्ट ईयर के 400 हैं तो सेकंड ईयर में भी मतलब 450 का आ जाए, ठीक, फिर मुझे पीएससी में पेपर देना हो, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो लाहौर में, तो मुझे कितना मेरिट चाहिए? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में आप दाखिला लें अगर आपके नंबर अच्छे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, अगर मैंने मतलब मेरा डॉक्टर बनने का इरादा नहीं है, मुझे कोई और फील्ड में जाना हो, किसी, ठीक है, पीएचडी करनी, ठीक है, एमफिल करना हो बायोलॉजी में, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सवाल किया। जनाब, इनका जवाब देना चाहेंगे आप जनाब? जैसे अब ये बात कर रहे हैं मेडिकल वाली फील्ड की ना, मेडिकल फील्ड में अगर ये ज़ाहिर है कि ये एमबीबीएस नहीं कर सकते, तो इनके पास फिर जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि उन्होंने खुद जिक्र किया कि एमफिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना 2-3 ऑप्शंस हैं। एक बायोटेक का एक नया सब्जेक्ट है, एक बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट्स आगे बड़े सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मैं इनको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि इन्होंने देखना है कि इसका लोकल मार्केट के हिसाब से देखना है या इंटरनेशनल देखना है। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर ये इसको सर्च करेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि किस कोर्स की इंपॉर्टेंस इसमें लोकल बेस पे ज़्यादा है और कौन सा कोर्स ऐसा है कि जिसकी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर डिमांड जो है ना वो ज़्यादा है। जनाब, इसमें और भी तफरीद हैं, जैसे फार्मेसी है और सिस्टर सब्जेक्ट्स और भी हैं मेडिकल के, उसके अंदर भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, फार्मेसी वाली साइड पर भी है। क्योंकि मैंने तो वो टर्म उठाई जो उन्होंने कहा कि मैंने उसमें बायो वाले में, तो मैंने इसलिए उनको कहा बायोटेक भी एक नया एरिया है और बायोकेमिस्ट्री, ये 2 एरियाज़ हैं। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ भी देखनी है और जिसकी तरफ आप खुद ग्रेविटेट हो रहे हैं उसको देखने के बाद फिर जो चीज़ें जनाब ने बताई हैं उस पर देख लीजिएगा कि मैंने कौन सी फील्ड का इंतखाब करना है। नाज़रीन, अब ज़रा वेदर की सूरत हाल जान लेते हैं और हसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल मुल्तान में एक हेल स्टॉर्म था, उसके बाद की क्या सूरत हाल है और आज वेदर की क्या सूरत हाल है, उसके बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। जी हसन, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी त्यामा, शहर या मुल्तान और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर में बिल्कुल सेम अप्रैल में भी इसी तरीके से मौसमी कैफियत रहती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फरवरी की सुबह होती है और हल्की हवा के साथ सुबह का आगाज़ होता है, सेम इसी तरीके से आज मुल्तान शहर की मौसमी कैफियत है कि सर्द हवा चलने का सिलसिला जारी है। अगर गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात तो त्यामा मुल्तान शहर में ज़ालाबारी इतनी शदीद थी कि सेम इसी तरीके से फ़ील हो रहा था। जिस तरीके से जो बालाई इलाके होते हैं उनमें बर्फ़बारी के बाद सफ़ेद चादर रहती हुई दिखाई देती है, तो मुल्तान शहर में भी कल सेम इसी तरीके से मौसमी कैफियत थी। अगर स्पेशली बहादुरपुर, मॉडल टाउन, इस जगह की बात की जाए तो इस तरह जगह पर तो तकरीबन 12 से 15 मिनट तक ज़ालाबारी मुसलसल होती रही और मुसलसल ज़ालाबारी के बाद जो रोड थी उस पर सेम इसी तरीके से महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से सफ़ेद चादर रोड ने ओढ़ी हुई हो, तो सेम उसी
इसी तरीके से मौसमी कैफियत रहती हुई दिखाई दे रही थी। चूँकि रात गए तक फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, तो मुल्तान में जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 22 से 25 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि किसी जगह पर बूंदाबांदी थी, किसी जगह पर मूसलाधार बारिश थी और मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जो मौसमी कैफियत थी वो यकसर मुख्तलिफ रहती हुई दिखाई दे रही थी। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है, जो कि 92% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा, तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मिड और एंड तक गैर मामूली हद तक दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता हुआ दिखाई देगा। और मुल्तान शहर के वासियों के लिए ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि मुल्तान शहर के वासियों को चाहिए कि वो कबल अज़ वक्त ही गर्मियों की तैयारी करने और जो हीट स्ट्रोक के इम्कान आते हैं, जो हीट वेव के इम्कान आते हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा, हल्की फुल्की हवा चलने का सिलसिला जारी रहेगा और इसी के साथ ही मौसमी कैफियत कुछ हद तक बेहतर रहती हुई दिखाई देगी। जी, थैंक यू सो मच हसन मलिक साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह हसन बता रहे थे कि कल एक इस तरह का हेल स्टॉर्म था, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा होगा और कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या आपके साथ जो है वो नहीं हुआ होगा। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जनाब हसन साहब बता रहे थे कि हीट वेव आ रही है, वेदर जो है वो एकदम बढ़ जाएगा, तो उसका आपने ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और ये जो बदलता मौसम होता है इसके अंदर ही हम बदएहतियातियाँ करते हैं और फिर हमें खुमियाजा उसका भुगतना पड़ता है, फिर डॉक्टर साहब के पास या हकीम साहब के पास हमें जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा और वेदर को एंजॉय कीजिएगा, हीट वेव का भी ख्याल रखिएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा हल्दी के बारे में हम लोग गुफ्तगू जो है वो कर लेते हैं कि किन लोगों ने इस्तेमाल करनी है और किन लोगों ने इससे इज्तनाब करना है। इस हवाले से हम लोग गुफ्तगू करें तो और इसकी अफादियत क्या है, किस तरह हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जी हकीम साहब, ज़रा बताइएगा कि आप बता रहे थे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। एक तो आपने तरीका बताया ना कि हम लोग खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा कुछ लोग दूध में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जी देखिए, इसको दूध में अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक तो ये जिस्म में दर्दों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, तीसरा ये खून को पतला करती है, ठीक है। और अगर किसी को चोट लग जाए अंदरूनी या बैरूनी, तो नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी मिला के अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे ख़ासा फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, एक ख़वातीन के लिए टिप बता देता हूँ क्योंकि वो इस चीज़ में ज़्यादा वो ज़रूरत समझती हैं। आप मुल्तानी मिट्टी इसको कहते हैं वो ले लें, 1 चम्मच, उसमें आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी मिला लें। अच्छा। और एक खुश्क लीमू साबुत छिलके समेत उसका पाउडर मिला लें और उसको उपकरण की तरह अगर इस्तेमाल किया जाए, अच्छा, तो चेहरे के ऊपर जो दाने होते हैं या जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, निशान होते हैं या स्किन ग्लो नहीं करती, एज ए उपकरण इस्तेमाल किया जा सकता है। कितना अर्सा इस्तेमाल करना है जी? इसका कोई इशू नहीं है, इस्तेमाल कर लूँगा। मतलब आप भी करें तो इंशाल्लाह आपको मेकअप करके नहीं बैठना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा लाइट हुआ मेकअप। तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, हफ्ता 10 दिन करें, फिर 2, 4, 5 दिन गैप दे लें, फिर इस्तेमाल करें। अगर रेगुलर भी इस्तेमाल करें तो इसमें नुकसान की कोई चीज़ नहीं है। सही, ठीक है। और दूसरा, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है वो इसको इस्तेमाल करें तो उससे फ़ायदा होता है। देखें, इसके अंदर सोजिश को उतारने वाली, ज़ख़म को ठीक करने वाली प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो खुसूसन वो लोग जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड की वजह से जो यूरिक एसिड जिस्म के जोड़ों में डिपॉजिट हो जाता है और उसके क्रिस्टल जो है वो चलने फिरने से उन झिल्लियों को मुतवरम कर देते हैं और उसमें सोजिश हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे मरीज़ अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा खलील साहब जी, कंप्लीट कीजिएगा, फिर ये बताइएगा कि अपने मुशाहिदे में आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगता है कि लोग इसका इस्तेमाल कर तो रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, फिर उसका नुकसान हो रहा है, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। सर देखें, इससे फ़ायदा लेने का जो बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमें मुख्तलिफ स्टडीज़ से भी मिलता है और अपने मतलब में एक्सपीरियंस से भी मिलता है कि अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें तो इसके एक्शन को तेज़ किया जा सकता है और उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग दूध से अवॉइड करते हैं, वो इसको पानी में मिला के ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं लेना तो आप ऐसा करें, पतली सी लस्सी बनाएं
उसके अंदर चौथाई चम्मच हल्दी का डाल लें पिसी हुई, 1 चुटकी उसके अंदर आप काली मिर्च डाल लें और 1 चुटकी नमक की मिला लें, उसको इस्तेमाल कर लें तो आपको यही बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सही है। अच्छा, और किस एज ग्रुप ने इसको अवॉइड करना है या तमाम एज ग्रुप इसको खा सर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये शुगर लेवल को कम करती है। हाँ, ठीक है, जो लोग शुगर की दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनको इसको इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। सही। दूसरा, ये खून को पतला करती है। जो लोग खून को पतला करने के लिए दवाएं इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसे एहतियात इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ुसूसन प्रेग्नेंट ख़वातीन को पहले 3 माह इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उससे मिसकैरेज का चांस हो सकता है। अच्छा। ठीक है, वो लोग जिन्होंने कोई सर्जरी करवानी है, ऑपरेट करवाना है, उससे पहले या बाद में इसके इस्तेमाल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने खून को पतला करना है तो फिर ज़ख़म हील होने में या ब्लीडिंग रुकने में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि दूध में इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल करना है उस शख्स के लिए बता दीजिएगा कि हेल्दी रहने के लिए वो डेली इस्तेमाल करना चाह रहा है, और वो शख्स जिसको कोई चोट लगी हुई है और वो इस्तेमाल कर रहा है, दोनों को हेल्दी रहने के लिए अगर आप इसको बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको अपने जो खाना बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर लें। कितने चम्मच? सर आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें पूरी हांडी में, वो काफ़ी आपके। ठीक है, 1 चाय का चम्मच? अच्छा, चाय का चम्मच। अच्छा, अगर आपने इसको एज ए टॉनिक इस्तेमाल करना है तो 1 मग्गे दूध के अंदर चौथाई चम्मच इसका डाल लें और 1 चुटकी उसके अंदर काली मिर्च शामिल कर लें और इसको नीम गर्म इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और अगर इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लिया जाए तो इसको ज़्यादा बेहतर कर देता है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खुश्क होती है। जब आप इसमें घी शामिल कर लेंगे तो इसका जो खुश्की का अंसर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो नुकसान है। और जिन लोगों को कोई चोट लगी हुई है, क्योंकि उसके बाद माएँ ज़रा देती हैं हल्दी में दूध डाल के कि आप ये पी लें, इसमें एक सवाल ये है कि वो लोग जिनकी हड्डी टूट जाती है फ्रैक्चर के बाद, तो कहा जाता है कि दूध ना इस्तेमाल करें तो शायद पस होने का खतरा होता है, सेप्टिक होने का, उसका पड़ने का खतरा होता है, ये बात ठीक है या ये गलत उलाम है? सर देखें, दूध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर दूध बलगम पैदा करता हो तो पैदा होता बच्चा 2.5 साल पूरा दूध पीता है, वो सारे बलगम के मरीज होने चाहिए। ठीक है, ये एक मिथ बनी हुई है। असल में होता ये है कि जिनके मैदे ख़राब होते हैं वो दूध को हज़म नहीं कर सकते। सही। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सही। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है ये वो ये कहते हैं कि दूध जो है वो कब्ज़ करता है। हालांकि हमारे यहाँ ये मिथ बनी हुई है कि रात को 1 बड़ा मग्गा दूध का पीने पर खाना खुल के आ जाता है। होता ये है कि उनकी आंतें और मैदा कमज़ोर होता है, वो उसको हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको लूज मोशन आ जाता है। जिनको वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, दूध हज़म ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और अब जैसे एक तो आपने बता दिया ना कि एक जो चाय का चम्मच है वो आपने खाने में इस्तेमाल करना है, इसी तरह दूध में भी इतना ही इस्तेमाल करना है, तो जिनको कोई चोट लगी हुई है उन्होंने भी इतना ही इस्तेमाल करना है या उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं? इतना ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर किसी को बैरूनी चोट लग जाए जी, जैसे नील पड़ गया है, सूजन हो गई है, गोश्त फट गया है, तो आप उसको सरसों के तेल में मिला के लगा सकते हैं, या एक वो पुराना आपने देखा होगा देहातों में भी और शहरों में भी, जब बूढ़े थे, ख़वातीन बूढ़ी थी, वो रोटी एक कच्ची सी पका के उसके ऊपर तेल और हल्दी लगा के बांध दिया करती थी। सही। उससे जो है वो खासा फ़ायदा होता है अगर वो उस तरह इस्तेमाल करें। और दूसरा, वो ज़ख़म जो गंदे हो जाए, अगर इसका फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए और उसके ऊपर सिर्फ बैरूनी तौर पर छिड़क दिया जाए, यहाँ तक कि अगर जानवरों के ज़ख्मों में कीड़े पड़ जाएँ, उसके ऊपर भी अगर इसको छिड़क दिया जाए तो वो ज़ख़म भी ठीक हो जाता है और वो कीड़े भी ठीक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल जो है वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बता दिया तो ये बता दीजिएगा कि कितनी दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है वो शख्स जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, या अगर ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दिन में 3 दफ़ा जिस तरह दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, या रात को इस्तेमाल करना? सर देखें, ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ पेशेंट पे। ओके। और मतलब कंडीशन ऑफ उस मतलब ज़ख्म की इंजरी के कि वो कैसी है, ये यहाँ पर 2 टाइम दिया जा सकता है। वाज़े करते चलें खलील साहब कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं नाज़रीन, हम जिस तरह जब भी डॉक्टर्स के साथ किया जाता है या हुक्मा के साथ किया जाता है, उसमें हकीम हज़रात के साथ किया जाता है, उसमें हम लोग यही बात बार बार बता रहे होते हैं कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होते हैं, कि बताया जा सके कि हल्दी के फ़वाइद क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो आप या तो हकीम साहब से या डॉक्टर साहब से रुजू करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। खुद इस्तेमाल करेंगे तो फिर नुकसान होगा आपको। जी ऐसे। अच्छा हकीम साहब, हमारे यहाँ ये मसला भी तो है ना सेल्फ मेडिकेशन का, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में ज़रा बताते चलेंगे। अगर आप खुद इसका इस्तेमाल करते हैं बगैर सोचे समझे तो फिर आप इसका खुमियाजा भुगत सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि हर दवा की कुछ मिकदार होती है जो मुख्तलिफ उम्र के लोगों पे मुख्तलिफ होती है।
अब मैंने जनरली यहाँ एक कॉलर ले लें सर, फिर उसके बाद फिर जो है वो आप इसको वो कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। भाई कैसे हैं? मोहम्मद खान ईसा से कर रहा हूँ, हकीम से तुफैल गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बड़ी अच्छी मुफीद इंफॉर्मेशन हमें फराहम कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पैकेट्स में बने बनाए मिसाले होते हैं, आसानी के लिए हम शॉर्ट टर्म में चाहते हैं, वो मेहनत खत्म हो गई है। वो पूरे मिर्चों का, धनिया का और हल्दी का इस्तेमाल न होने के बराबर है। स्पेशली गांव में कहीं कहीं होगा, लेकिन जो है ना शहरों में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता ये चीज। तो ये मेरा सवाल होगा कि हल्दी की जो अभी पहचान आजकल चैनल्स पे आ रही है कि आप ज्यादा येलो कलर वाली ना लें, वो सही नहीं है, और इसका जो मदम कलर है उसको यूज करें। और इस सिलसिले में इसकी पहचान कहाँ, कौन सा हमारा इलाका है जहाँ पे हल्दी बहुत सही पाई जाती है, और जो हम अगर मार्केट से लें तो उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको भी क्या, उसको कूट के सारे को उसको भी यूटिलाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि हंडिया में ये बहुत कम आजकल यूज की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने सवाल किया। मैं हकीम साहब पहले इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा दोबारा अगर उन्होंने सवाल के लिए तो बता दीजिएगा। देखिए भाई ने जो है वो सवाल किया है कि हल्दी को कहाँ से लेना चाहिए। देखिए पहली बात ये कि मैंने ये कहा है कि हल्के कलर की हल्दी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो गहरे कलर की होती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप घर में इसको खुश करते हैं, एक पहले अच्छी तरह धो लें, फिर उसका छिलका रिमूव करें तेज छुरी के साथ, फिर उसके पतले पतले टुकड़े करके उसको खुश कर लें, उसके बाद इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो है वो इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह जनाब ने जो चीज़ें बताई। उम्मीद करते हैं जनाब आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग हल्दी के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ नदीम बेग साहब भी मौजूद हैं, थोड़ा सा करियर काउंसलिंग पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हमें कुछ जो है वो आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक विन हासिल की है, पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि हम लोग जो है वो अमन की तरफ जाएँ, और कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो एक विंडो अपॉर्चुनिटी देखी, उसके ऊपर कैपिटलाइज़ किया। तो जान लेते हैं कि आवाम का इसके बारे में क्या रद्द अमल है। जी हमारे साथ कुछ जो लोग मौजूद उनका जान लेते हैं। जी जनाब। का अल्लाह भला करे, पाकिस्तानी कौम का अल्लाह भला करे, वज़ीर आज़म साहब का अल्लाह भला करे, सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का, जिनकी सब की काविशों से ये जंग थमने को है, रुक गई है 2 हफ्तों के लिए। आइंदा मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम को अक्ल और शऊर और इस तरह चलने की तौफीक अता फरमाए कि मुल्कों की जंगें रुक जाए और अमन बहाल हो जाए। दरमियान सुलह करा देना, चाहे वो गैर मुस्लिम है, अगर 2 मुसलमान मुल्कों के दरमियान भी कर रहे हैं ना, पीछे तो ये सऊदी अरब और UAE का मसला है, ईरान के साथ दुश्मनी है, बड़ी पुरानी चली आ रही है। अब उसको रिजॉल्व कराएं पहले, सबसे पहले तो उसका काम है, और उसमें भी इन्होंने किरदार अदा किया है, ये अच्छी बात है इनका। वज़ीर आज़म और सैयद आसिम की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनको चाहिए कि मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जंग रुकवाने से पाकिस्तान के जो सियासतदान इनका बहुत अच्छा किरदार है, तो ये वादा जी 15 दिन वास्ते जंग रुकी, असी त्याने हमेशा के लिए जंग रुक जाए। जी नाज़रीन आपने सुना कि अल्लाह करे कि हमेशा के लिए ये जंग जो है वो रुक जाए और पूरी दुनिया में जो है वो देर पा अमन हो। वो जो कहा जा रहा था कि हम अनफॉर्चुनेटली कहीं तीसरी जंग अजीम के दहाने पर तो नहीं खड़े हुए, और अगर हालात मज़ीद कशीदा होते हैं तो फिर हम शायद उस जंग की तरफ चले जाएं, और फिर उसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतती है, और ख़ास तौर पर हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अरसे के लिए अमन हुआ। अब जो आगे जो सूरत हाल है उसमें भी अल्लाह करे कि बेहतरी हो। हम लोग जो करियर काउंसलिंग के ऊपर बात करें तो उसमें मज़ीद जो है वो बात कर लेते हैं। जनाब ये बताइएगा कि कॉलर ने भी वही सवाल किया, लोगों के जहनों में यही सवाल हो रहा था कि आगे हमने किस फील्ड का इंतखाब करना है। मैं चाहूँगा क्योंकि अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा जो हमारी पूरी आज की डिस्कशन थी उसको समराइज़ करते हैं कि आपने कहा कि कुछ कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उसको देखने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ज़रा पॉइंटर्स में वो दोबारा एक दफ़ा दोहरा दीजिएगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप आगे करियर का इंतखाब कर रहे हैं। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले भी जो बात की थी वहीं से बात चलाते हैं कि इंटरमीडिएट एजुकेशन के दरमियान में या मैट्रिक के बाद जो है आपको बच्चों को ना अपनी एक जो मेन स्ट्रीम जो है ना, मेन जो राह का तयन कर लेना चाहिए, लेकिन एक ऐसी साइड का, एक ऐसी फील्ड का उसको ऑप्ट करना चाहिए कि जिसके साथ मेन उस फील्ड के साथ उसकी एसोसिएट फील्ड ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस पे लोग काम कर रहे थे लेकिन कंप्यूटर साइंस में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो साथ उसमें AI साइबर वाले और ये चीज़ें निकलनी शुरू हो गई, तो ये कोरिलेटेड होती हैं। इसी तरह हमारी बिज़नेस एजुकेशन भी है। अब बिज़नेस एजुकेशन के अंदर अकाउंटिंग भी है,
फाइनेंस वाली साइड भी आती है, उसमें कॉमर्स वाला एरिया भी है, उसमें बैंकिंग वाला एरिया भी है। तो एक एजुकेशन में जाते हैं तो उसके साथ स्पोर्टिक आपके पास मुख्तलिफ फील्ड हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक नई चीज़ जो आई है वो एक कोर्स आया फिनटेक जी, उसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके किया जा रहा है। तो इसका मतलब है मेन कोर्सेज तो वही हैं। आपने करना क्या है कि ऐसी फील्ड में जाना है कि जिसमें आपकी ये चीज़ें आगे इनको आप एक बॉन्डिंग के साथ करते हुए उसका बेनिफिट लेते हैं। और वो चीज़ आपको हेल्प मिलेगी जो मैंने पहले बताया है कि AI को यूज़ करें, गूगल स्कॉलर को यूज़ करें, चैट GPT यूज़ करें, जितने भी आपके पास चीज़ें उनको यूज़ करके आपको मालूम होगा कि अगले 4 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल में इसका स्कोप क्या है। उस स्कोप के अंदर रहते जब आपको आइडिया हो जाए तो फिर आपने करना क्या है कि उसमें जो शॉर्ट फॉल्स लगते हैं आपको अपनी एजुकेशन के अंदर या अपनी स्किल्स के अंदर, उस टाइम के अंदर उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। ये एक पिछले दिनों में एक प्रोग्राम हुआ इसमें जॉब प्लेसमेंट के हवाले से। वहाँ पर एक इदारे के स्टूडेंट्स को मैंने कहा जी आपने इस प्रोग्राम में जाना ज़रूर है और तमाम जितने भी स्टॉल्स लगे हैं आप वहाँ पर जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप देखेंगे वो चाहते क्या है। मैंने कहा उसके बाद मैं अगली क्लास में आपसे बात करूँगा। जब अगली क्लास में मैं गया तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमने देखा ये अच्छा कोर्स है, अच्छा एरिया है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा अच्छा उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने कहा जी कि हमें ना ऑफिस के ऊपर जो है ना आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, एक्सेल के अंदर आपको काम आना चाहिए। तो मैंने क्या वो आप पे अंदर है? कहता नहीं। मैंने कहा इस दौरान में आप उसको इम्प्रूव करें। एक ने कहा जी हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन वाइज जो है स्किल वाइज हमारे पास बेहतर होना चाहिए। तो मैंने कहा अब इस दौरान में उसको इम्प्रूव करें। तो होता यह है कि जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है जो अगले 4-5 साल में है, उसके दरमियान जो गैप है वो आपने फिल करना है। वो थ्रू स्किल्स हो सकता है, थ्रू शॉर्ट कोर्सेज हो सकता है। उसके लिए मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है 3W3M का, 3 वीक 3 मंथ। यानी आप अपने अंदर एक आदत तब्दील करना चाहते हैं, एक नई आदत बनाना चाहते हैं, इट विल जस्ट टेक 3 वीक्स। 3 हफ्ते में आप अपनी आदत बदल लेते हैं या एक नई आदत बना लेते हैं। और तकरीबन 3 महीने लगते हैं लाइफस्टाइल बनाने में। तो जिस चीज़ की तरफ आपने मूव करना है, अपना लाइफस्टाइल को आपके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। सही। और 3-3 हफ्ते करके अगर आप अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आने शुरू करते हैं, एक तब्दीली, तो वक्त के साथ क्या होगा कि आपके अंदर वो जो स्किल्स की जो शॉर्टेज थी वो आपकी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अच्छा जनाब, ये तो हमने उन बच्चों के बारे में बात कर ली जो FSC के बाद या फील्ड का इंतखाब करें इसके बाद कि हमने जाना किस तरफ है। मुझे ये बताइएगा कि वो बच्चे जो अब दाखिला ले चुके हैं लेकिन अब उन्हें नज़र आ रहा है कि ये फील्ड तो डेड है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात कर लेते हैं या किसी भी डिग्री की बात कर लेते हैं। अब देखिए कंप्यूटर साइंस को मैं उसको ये नहीं कह सकता कि उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंस है। अब हमने देखना ये है कि वो जो उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं ना, अब वो देखें कि किन फील्ड्स के साथ इसका जॉइंट वेंचर बनता है, कंबाइन क्या होता है। मतलब कई जगह पर मेडिकल और IT ये भी कंबाइन हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी फाइनेंस की टेक्नोलॉजी की बात की, वो कंबाइन हो रहे हैं। इसी तरह आपकी फार्मा साइड है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसी तरीके से आपकी एग्री साइड है, वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो होना क्या चाहिए, जो आप स्किल ले चुके हैं उसके साथ एक फर्दर चीज़ को अगर आप ऐड करते हैं किसी एक स्पेशलाइज एरिया में, तो आपकी वो कंप्यूटर साइंस प्लस उस फील्ड के अंदर जब आपकी बॉन्डिंग बनेगी तो आपकी जो कह लें कि एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट के अंदर वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब नदीम बेग साहब, आपसे गुजारिश करूँगा क्योंकि अब वक्त हुआ है इख्तिताम का, तो अगर कोई चीज़ मैं अपने सवालों में मिक्स कर गया हूँ या आपको लगता है कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी तो उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा और अपना लास्ट पैगाम जो है वो प्लीज़ दे दीजिएगा नाज़रीन के लिए। जी, लास्ट पैगाम मेरे इसी चीज़ के ऊपर है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस है, वो ध्यान में रखें कि यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। ओके। कि आपको अपने कुछ चीज़ों के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए। उसके लिए इतना काम करें कि आप परफेक्ट हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में एक चीज़ पता हो। आप फाइनेंस वाली साइड पर हैं तो एक चीज़ पता हो, इंजीनियरिंग पता हो, एक चीज़ पता हो। और उसके अलावा जो उससे को रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा आपके पास सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। ठीक। तो जब एवरीथिंग ऑफ समथिंग और समथिंग ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा तो आप ऐसी बैलेंस पोजीशन में आ जाते हैं कि आपके कोई भी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट भी कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली मार्केट को उसको रिस्पॉन्ड आप भी फिर ग्रो करते चले जाते हैं। खलील गौरी साहब, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप कोई लास्ट अपना पैगाम देना चाहते हैं हल्दी के हवाले से तो प्लीज़ दे दीजिए। और आपको लगता है कि कोई चीज़ हम मिस कर गए हैं, एक चीज़ हम मिस कर गए। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती और वो बेचैनी का शिकार रहते हैं। तो अगर वो 1/4 चम्मच हल्दी का दूध में मिला के रात को पीना शुरू कर दें तो उनको वो जो इंसोमिया
का मर्ज़ है जिसमें नींद नहीं आती रात को और बेचैनी रहती है, कुछ अरसे में वो ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, सादा खाएं, ताज़ा खाएं, खुश रखें और खुश रहें। खुश रखें और खुश रहें। बहुत ही बेहतरीन आपने जो है वो पैगाम दिया खलील वारी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने और बड़ी हल्दी के ऊपर सैरासिल गुफ्तगू हुई। बहुत कुछ मैंने ज़ाती तौर पर भी सीखा कि हल्दी को जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये जो इंसोम्निया वाला मसला आजकल हर किसी को है कि मोबाइल स्क्रीन इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर रात को नींद नहीं आती, तो अल्लाह करे कि इसके ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर अमल कीजिएगा। मैं खुद भी इसके ऊपर अमल करूँगा। नदीम बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा मसला है जी कि हमने आगे फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, ये डाइंग फील्ड है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। एक कश्मकश की सूरत हाल होती है कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस फील्ड का इंतखाब करना है, तो उसके ऊपर तफसीलन हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद भी प्रोग्राम हम आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पर लाजमी तौर पर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।